हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है डिमांड फॉर मनी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं और डिमांड फॉर मनी के रिलेटेड बाकी सारे टॉपिक्स के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द डिमांड फॉर मनी अराइजेज फ्रॉम टू इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मनी। जब भी डिमांड फॉर मनी आता है तो दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मनी है, उसी की वजह से डिमांड फॉर मनी क्रिएट होता है। कौन कौन से? द फर्स्ट इज दैट मनी एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड द सेकंड इज दैट इट इज़ अ स्टोर ऑफ वैल्यू। तो मनी की डिमांड मेनली दो चीज़ों की वजह से होती है कि एक तो आप इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे यूज़ कर सकते हो और दूसरा इसको स्टोर करके रख सकते हो ताकि फ्यूचर में कभी भी आपको ज़रूरत पड़े तो इसकी वैल्यू को आप यूज़ कर सको। दस individuals and businesses wish to hold money partly in cash and partly in the form of assets। तो मनी को वो होल्ड करना चाहते हैं, एक तो कैश की फॉर्म में अपना खर्चा निकाल सकें और एसेट्स की फॉर्म में भी होल्ड करना चाहते हैं। What explains changes in the demand for money? There are two different views कि भाई चेंजेस इन डिमांड फॉर मनी क्यों होते हैं। दो अलग अलग व्यूज़ हैं। द फर्स्ट इज द स्केल व्यू विच इज रिलेटेड टू द इम्पैक्ट ऑफ इनकम और वेल्थ लेवल अपॉन द डिमांड फॉर मनी। तो पहला व्यू ये दिखाता है हमें कि जो आपकी वेल्थ और इनकम है इससे डिमांड फॉर मनी पे क्या असर पड़ता है। द डिमांड फॉर मनी इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू इनकम लेवल। अगर इनकम लेवल हाई है तो उसी हिसाब से होगा। द हायर द इनकम लेवल द ग्रेटर विल बी द डिमांड फॉर मनी। जितना इनकम और वेल्थ हाई रहेगी उतना डिमांड फॉर मनी भी हाई रहेगा। ये फर्स्ट व्यू पॉइंट है। सेकेंड व्यू पॉइंट क्या है? द सेकेंड इज़ द सब्सटीट्यूशन व्यू which is related to the relative attractiveness of the assets that can be substituted for money। कि आप मनी को किस एसेट से सब्सिट्यूट कर सकते हो, उसकी रिलेटिव अट्रैक्टिवनेस क्या है, उसके हिसाब से भी आपका डिमांड फॉर मनी आ जाता है। कैसे? एग्जांपल देता हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस व्यू, व्हेन एन ऑल्टरनेटिव एसेट लाइक बॉन्ड्स बिकम अनअट्रैक्टिव ड्यू टू फॉल इन इंटरेस्ट रेट्स, पीपल prefer to keep their assets in cash and the demand for money increases and vice versa। इसके जो बाकी assets हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास बॉन्ड्स पड़े और बॉन्ड्स अगर आपको अच्छा खासा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं तो उस केस में अगर आपका अच्छा खासा रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो बॉन्ड्स क्या करेंगे? बॉन्ड्स को आप ले लोगे और जो कैश है उसको आप जो है अपने से दूर कर दोगे, तो डिमांड फॉर मनी कम हो जाएगा और जो डिमांड फॉर एसेट्स हैं वो बढ़ जाएगा। ठीक है। आजकल क्या है, लोग अपने पास देखते हैं कि अगर हम पैसा अपने पास रखते हैं तो हमें रिटर्न्स नहीं है, मगर अगर हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं या कुछ भी करते हैं तो ज़्यादा रिटर्न्स हैं तो वो शेयर्स या बॉन्ड्स खरीद के रख लेते हैं। तो ये डिपेंड करती है, डिमांड फॉर मनी भी इससे भी जो है असरदार होती है कि जो रिलेटिव अट्रैक्टिवनेस क्या है अदर जो है अदर एसेट्स की, जो मनी से रिलेटेड एसेट्स हैं उनकी अट्रैक्टिवनेस क्या है। अगर उनके रिटर्न ज़्यादा हैं तो लोग उनको सब्सिट्यूट कर लेंगे। ठीक है। द स्केल एंड सब्सिट्यूशन व्यू combined together have been used to explain the nature of demand for money, which has been a split between the transactions demand, precaution demand and speculative demand। तो simple words में ये जो scale और substitution view है ये जो है जो डिमांड फॉर मनी है इसकी नेचर को इन्फ्लुएंस करते हैं और इसी तरीके से ट्रांजैक्शन मनी के लिए कितना पैसा चाहिए या फिर प्रिकॉशन के लिए डिमांड फॉर मनी क्या होगा या स्पेकुलेशन के लिए डिमांड फॉर मनी क्या होगा, ये इन व्यूज़ की तरफ आपको लेके जाते हैं। देयर आर थ्री अप्रोचेज टू द डिमांड फॉर मनी। डिमांड फॉर मनी की तीन अप्रोचेज हैं। एक है क्लासिकल अप्रोच, एक है केनीजियन अप्रोच, एक है पोस्ट केनीजियन अप्रोचेज। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिमांड फॉर मनी की अप्रोच लेके आया हूँ जिसको क्लासिकल अप्रोच भी कहा जाता है। क्लासिकल अप्रोच या क्लासिकल व्यूज़ अबाउट डिमांड फॉर मनी कि डिमांड फॉर मनी के बारे में क्लासिकल्स का क्या कहना था, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट या क्लासिकल थ्योरीज इसके बारे में क्या कहती हैं। ठीक है। बेसिकली क्वांटिटी थ्योरी इसमें डाली हुई है। ठीक है। तो शुरू करने से पहले बता दूं कि इस टॉपिक से रिलेटेड बाकी सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स डिड नॉट एक्सप्लिसिटली फॉर्मुलेट डिमांड फॉर मनी थ्योरी बट देयर व्यूज़ आर इनहेरेंट इन द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। उन्होंने डायरेक्टली जो है डिमांड फॉर मनी के बारे में नहीं बताया, मगर क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जो है उसके अंदर काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए डिमांड फॉर मनी के। दे एम्फेसाइज द ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी। उन्होंने कहा कि ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी को वेलोसिटी ऑफ मनी के साथ रिलेट कर दिया। ठीक है।
ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी मतलब जो भी हम रोज़मर्रा के खर्चे के लिए हमें पैसा चाहिए, और वेलोसिटी ऑफ मनी होता है कि पैसा कितनी तेज़ी से इकोनॉमी में घूम रहा है, हाउ फास्ट मनी एक्सचेंज हैंड्स। दिस इज़ बिकॉज मनी एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड फैसिलिटेट्स द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उनका ये मानना था कि मनी का मेन काम मीडियम ऑफ एक्सचेंज है और मनी के थ्रू ही हम जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसको एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। इन फिशर्स इक्वेशन, उन्होंने फिशर्स इक्वेशन जो दी एम वी इज इक्वल्स टू पी टी, इसको फर्दर भी उन्होंने डेवलप किया कि एम वी, इसको इस तरीके से भी उन्होंने बाद में लिखा एम डैश वी डैश प्लस एम वी इज इक्वल्स टू पी टी। ये एम डैश वी डैश हो गया जो बैंक मनी या क्रेडिट क्रिएशन वाला मनी है, ठीक है। उसको एम डैश मतलब मनी सप्लाई बाय क्रेडिट मनी और वी डैश मतलब वेलोसिटी ऑफ बैंक मनी, वो भी फर्दर फॉर्मुलेट की थी उन्होंने डेफिनेशन अपनी, मगर हम प्रॉपर यहाँ पे क्वांटिटी थ्योरी तो डिस्कस कर नहीं रहे। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, अगर आपको उसका लिंक चाहिए होगा तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन को आपने पेपर में लिखना है जैसे वेयर एम इज़ द टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी, वी इज़ द वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन, पैसा कितनी तेज़ी से घुमा, और पी इज़ द प्राइस लेवल एंड टी इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज फॉर मनी। तो ट्रांजैक्शंस कितनी हुई हैं वो सारी की सारी आ गई। तो बेसिकली ये जो एम वी साइड है ये सप्लाई ऑफ मनी को दिखाती है और पी टी साइड डिमांड फॉर मनी को दिखाती है। तो क्लासिकल्स कहते हैं डिमांड फॉर मनी और सप्लाई ऑफ मनी हमेशा बराबर रहते हैं। द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन जो कि पी टी है दैट रिप्रेजेंट्स द डिमांड फॉर मनी विच इन फैक्ट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शंस, वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन कितना खर्चा किया है टी टू बी अंडरटेकन इन द इकॉनमी and is equal to the constant fraction of those ट्रांजेक्शन। सिंपल वर्ड्स में ये बताया गया है कि जो पी टी है ये साइड डिमांड फॉर मनी है, ये हो गया प्राइस और ये हो गया ट्रांजेक्शन्स जो भी आपने खर्चा किया है। और अगर हम ट्रांजेक्शन्स को कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है, ट्रांजेक्शन्स को कांस्टेंट मान लेते हैं और यहाँ पे इसको भी कांस्टेंट मान लेते हैं, तो एम और जो टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी है और ये जो पी है इसका डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ठीक है। एम वी रिप्रेजेंट्स द सप्लाई ऑफ मनी विच इज़ गिवन and in equilibrium equals to the demand for money, thus the equation becomes mv is equal to pt। तो ये बताया कि mv जो है वो m मनी सप्लाई हो गया, v वेलोसिटी हो गया, इनको मल्टीप्लाई करें तो सप्लाई ऑफ मनी आ जाता है और ये हमेशा डिमांड फॉर मनी के बराबर रहेंगे, तो mv इज इक्वल टू pt होगी अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ठीक है। तो बाद में क्रिटिसिज्म भी करेंगे इसको। दिस ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी इन टर्न इज डिटर्मिन्ड बाय द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इनकम। तो ये बताया गया है, क्लासिकल्स कहते थे कि ये जो डिमांड फॉर मनी, जो ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी है ये डिटर्मिन्ड होती है, किससे डिटर्मिन होती है, इन टर्न ये डिटर्मिन्ड बाय द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, इकॉनमी में फुल एम्प्लॉयमेंट होगा उससे डिटर्मिन होगी। तो आपको पता है ना क्लासिकल सारे के सारे फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ ही जाते थे, ठीक है। दिस इज बिकॉज द क्लासिस्ट, जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, क्लासिस्ट्स बिलीव्ड इन सेज लॉ वेयर बाय द सप्लाई क्रिएटेड its own demand assuming the full employment level of income। तो सारे के सारे क्लासिकल्स यही मान के चलते थे कि सेज लॉ ऑपरेट करता है और डिमांड सप्लाई अपने आप को बराबर कर देती है, ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट रहती है, तो इकॉनमी अपने आप को फुल एम्प्लॉयमेंट पे ही ला के छोड़ती है। दस द डिमांड फॉर मनी इन फिशर्स अप्रोच इज अ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन ऑफ द लेवल ऑफ ट्रांजेक्शंस विच इन टर्न bears a constant relationship between the level of national income। तो फिशर्स की थ्योरी में जो कांस्टेंट प्रोपोर्शन है किसका, ट्रांजैक्शंस का, मतलब टी कांस्टेंट मान लेते हैं और वहाँ से वी भी कांस्टेंट मान लेते हैं, तो एम और पी में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, वही बात बार बार घुमा के बताई जा रहे हैं। फर्दर द डिमांड फॉर मनी इज लिंक्ड टू द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड गोइंग ऑन इन एन इकॉनमी एट अ टाइम। तो फर्दर अगर हम देखें डिमांड फॉर मनी किससे लिंक किया गया कि इकॉनमी में कितना ट्रेड चल रहा है, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड क्या है, पैसा कितनी तेज़ी से घूम रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज कितने खरीदे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं। दस इट्स अंडरलाइंग एजम्पशन इज़ दैट पीपल होल्ड मनी टू बाय गुड्स। तो ओवरऑल इस पूरी की पूरी थ्योरी का ये मानना है कि लोग अपने पास पैसा रखते हैं क्योंकि उन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज खरीदनी है, तो बाई मीडियम ऑफ एक्सचेंज को काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया है। बट पीपल ऑल्सो होल्ड मनी फॉर अदर रीजन्स सच एज अर्न रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टू प्रोवाइड अगेंस्ट अनफोर्सिन इवेंट्स। मगर असल ज़िंदगी में देखा जाए तो लोग अपने पास पैसा इसलिए भी रखते हैं ताकि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कमा सके या फिर कोई भी इमरजेंसी आए तो उससे डील कर सके। इट इज़ देयरफॉर नॉट पॉसिबल टू से दैट वी मतलब वेलोसिटी ऑफ मनी रिमेन्स कॉन्स्टेंट व्हेन एम इज चेंज्ड। तो एम को चेंज करेंगे तो वी भी तो चेंज होगा ना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट मनी इन फिशर्स थ्योरी इज़ दैट इट इज़ ट्रांसफरेबल। तो ये जो फिशर्स की थ्योरी है इसमें ये मानते रहते हैं कि ये ट्रांसफरेबल है, एम और वी में हल्का फुल्का हम चेंज कर पाएंगे, बट इट डज़ नॉट एक्सप्लेन फुली वाई पीपल होल्ड मनी। बट ये थ्योरी फुली एक्सप्लेन नहीं कर पाती कि लोग होल्ड क्यों करते हैं मनी। ये सिर्फ ये कहती है कि भाई लोगों को ट्रांजैक्शंस करनी है। इट डज़ नॉट क्लैरिफाई वेदर टू इंक्लूड
as money such items as time deposits, के money के अंदर time deposits और saving deposits भी डालें, that are not immediately available to pay for debt without first being converted into currency. तो simple words में वो cash को ज़्यादा focus कर रहा है, high powered money को ज़्यादा focus कर रहा है, बल्कि जो near money assets हैं या फिर जो saving या फिर time deposits हैं उनको इतना ज़्यादा जोर नहीं दे रहा. It was the Cambridge cash balances approach which raised a further question, that is, why do people actually want to hold their assets in the form of money? सारे के सारे लोग अपने जो assets हैं उनको money की form में ही क्यों रखेंगे? With larger income, people want to make larger volume of transactions and that larger cash balances will therefore be demanded. लोगों की income बढ़ेगी, लोग खर्चा ज़्यादा करेंगे तो demand for money बढ़ेगा. ऐसा कहना था जो पोस्ट जो क्या कहते हैं कैम्ब्रिज इक्वेशन लेके आए थे, जो कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट थे, उनका ऐसा मानना था. तो क्वांटिटी थ्योरी का जो एक स्टेप ऊपर है वो कैम्ब्रिज इक्वेशंस मानी जाती हैं. इसके ऊपर भी मैंने अलग से एक फुल लेंथ वीडियो अपलोड की हुई है. अगर आपको कैम्ब्रिज इक्वेशन जो है अगर आपको पढ़नी है तो मुझे नीचे कमेंट कर देना, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा. द कैम्ब्रिज इक्वेशन जो है वो क्या कहती थी? वो कहती थी मनी डिमांड, एमडी मतलब डिमांड फॉर मनी, इज इक्वल्स टू KPY, वेयर एमडी इज द demand for money which must equal to the supply of money in equilibrium in the economy. और ये जो small k है, ये क्या है? It is the fraction of real money income PY which people wish to hold in cash and demand deposits, or the ratio of money stock इन द मनी स्टॉक टू इनकम. सिंपल वर्ड्स में के क्या होता है? आपकी तनख्वाह का वो हिस्सा जो कि आप कैश में रखना चाहते हो. ठीक है. पी इज़ द प्राइस लेवल और वाई जो है आपकी एग्रीगेट रियल इनकम है. तो सिंपल वर्ड्स में मनी डिमांड इज इक्वल्स टू के proportion of PY. Very important thing. ठीक है. This equation tells us that other things being equal या constant, the demand for money in normal terms would be proportional to the nominal level of income for each individual and hence for the aggregate economy as well. तो इसमें इसी बात पे फोकस किया गया है कि मनी की डिमांड के प्रपोर्शन ऑफ PY पे डिपेंड करती है और ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होगी, चाहे आप इंडिविजुअल की बात करो, चाहे आप पूरी की पूरी इकोनॉमी की बात करो. अब इसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन, थोड़ा बहुत इसकी क्रिटिसिज्म. दिस अप्रोच इंक्लूड्स टाइम एंड सेविंग डिपॉजिट्स एंड अदर कन्वर्टिबल फंड्स इनटू डिमांड फॉर मनी. ये जो है ये अप्रोच ने जो कैम्ब्रिज इक्वेशन जो लास्ट में आई है क्वांटिटी थ्योरी वालों की, उन्होंने कहा कि भाई सेविंग डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट को भी डालेंगे डिमांड फॉर मनी के अंदर. इट ऑल्सो स्ट्रेसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ फैक्टर्स दैट मेक मोर और लेस यूजफुल सच एज कॉस्ट ऑफ होल्डिंग इट, अनसर्टेनिटी अबाउट द फ्यूचर. यहाँ फ्यूचर लिखना था, मैंने फर्दर लिख दिया. ठीक है. अनसर्टेनिटी है जो फ्यूचर के हिसाब से एंड सो ऑन. ये सारे फैक्टर्स इन्होंने क्या किए, डाल के जो है पूरी इक्वेशन बना दी है. बट ये मोर और लेस यूजफुल है अगर इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो. बट इट सेज लिटिल अबाउट द नेचर ऑफ रिलेशनशिप दैट वन एक्सपेक्ट्स टू प्रिवेल बिटवीन इट्स वेरिएबल्स and it does not say too much about which one might be important. इन्होंने इतने सारे जो वेरिएबल्स हैं MKY, इन्होंने ये आपस में तो बताया नहीं कि मनी डिमांड और K का क्या रिलेशन है, या फिर K और P का क्या रिलेशन है, या फिर Y और K का क्या रिलेशन है. आपस में जो डिटर्मिनेंट्स हैं और जो फैक्टर्स हैं और जो कंपोनेंट्स हैं उनके रिलेशनशिप अच्छे से डिस्कस नहीं किए. वन ऑफ इट्स मेजर क्रिटिसिजम्स अराइजेज फ्रॉम द नेग्लेक्ट ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन ऑफ मनी. इन्होंने मनी की जो स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन ऑफ मनी है उसको तो डिस्कस ही नहीं किया, सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन को ही डिस्कस करते रहे. द क्लासिसिस्ट्स emphasized only the medium of exchange function of money, which simply acted as a go between to facilitate buying and selling. सिंपल वर्ड्स में इन्होंने मीडियम ऑफ एक्सचेंज को जोर दिया, जो कि ये कहता है कि सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग करते रहो, खरीदते रहो, बेचते रहो, मनी का सिर्फ एक ही काम है. फॉर देम मनी परफॉर्म्ड अ न्यूट्रल रोल इन द इकोनॉमी. तो पूरे के पूरे जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं वो यही मानते हैं कि मनी का जो रोल है वो काफ़ी न्यूट्रल है, न्यूट्रलिटी ऑफ मनी है. इट वॉज बैरन एंड वुड नॉट मल्टीप्लाई इफ स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ वेल्थ. तो अगर वेल्थ की फॉर्म में मनी को स्टोर कर दिया तो ये एक टाइप का बैरन एसेट होगा और ये मल्टीप्लाई नहीं होगा. दिस वॉज एन एनॉर्मस व्यू बिकॉज मनी द एसेट फंक्शन when it is transformed into other forms of assets like bills, equities, debentures, real estate, etc. तो तभी तो काम करेगा ना, वो पैसे को घुमाएंगे तभी तो पैसा बढ़ेगा. अगर पैसे को ही मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह स्टोर करके रख देंगे तो कोई काम नहीं बनेगा. द नेग्लेक्ट ऑफ द एसेट फंक्शन ऑफ मनी वॉज द मेजर वीकनेस
ऑफ द क्लासिकल अप्रोच टू द डिमांड फॉर मनी। मनी के जो डिमांड है, जो डिमांड फॉर मनी अप्रोच है क्लासिकल्स की, इसमें सबसे ज़्यादा जो खामी यही रही है कि मनी को एज अ एसेट फंक्शन इतना ज़्यादा जोर नहीं लगाया गया। मनी का सिर्फ एक ही रखा कि भाई तुम मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे इसको यूज़ करो। तो ये थी इसकी क्रिटिसिज्म और ये था क्लासिकल डिमांड फॉर मनी फंक्शन क्या होता है और इसके बारे में पूरा डिटेल। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक जिसका नाम है लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है और लॉन्ग क्वेश्चन में किस तरीके से आएगी और किस तरीके से अटेम्प्ट करनी है वो सारा का सारा मैंने इसमें डिस्कस किया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं अदर लिंक्स जो इसी मैक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक से रिलेटेड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी वॉज प्रोपाउंडेड बाय लॉर्ड कीन्स, जो जेएम कीन्स थे, जॉन मेनार्ड कीन्स, उन्होंने ये जो है फाउंड की थी। ठीक है, इन हिज बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। अपनी बुक में लिखी थी ये थ्योरी, जिस बुक का नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। और आपको पता है कि ये पूरी की पूरी बुक क्रिटिसाइज करती थी किसको? क्लासिकल थ्योरी को। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इंटरेस्ट इज द प्राइज ऑफ द सर्विसेज ऑफ मनी। इंटरेस्ट क्या है? पैसे को इस्तेमाल करने के लिए जो भी आपको कीमत अदा करनी पड़ती है पैसे को इस्तेमाल करने के लिए, उसे इंटरेस्ट कहते हैं। इंटरेस्ट इज अ मॉनेटरी फिनोमिनन एंड बिकॉज इट इज़ डिटर्मिन्ड बाय द डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। तो वो कहते थे कि जो इंटरेस्ट है वो एक मॉनेटरी फिनोमिना है और ये इंटरेस्ट कौन डिसाइड करता है? डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। फिर वो कहते थे सप्लाई ऑफ मनी डिपेंड्स अपॉन द मनी इन सर्कुलेशन एंड बैंक डिपॉजिट्स इन द कंट्री, कि हमारे कंट्री में कितना सप्लाई ऑफ मनी होगा किस पे डिपेंड करता है कि सर्कुलेशन में कितना पैसा चल रहा है प्लस बैंक में लोगों के डिपॉजिट्स कितने हैं। ज़्यादा डिपॉजिट होंगे तो बैंक आगे ज़्यादा लोन दे देगा। गला बैठ गया बोल बोल के, सुबह से बोल रहा हूँ। तो बैंक से अगर डिपॉजिट्स देंगे, मतलब बैंक के पास ज़्यादा डिपॉजिट्स होंगे तो क्या होगा? बैंक उसी पे क्रेडिट करेक्शन या लोन्स वगैरह देगा जिससे कि मनी सप्लाई और ज़्यादा बढ़ सकती है। डिमांड फॉर मनी इज़ मेड इन ऑर्डर टू होल्ड इट इन लिक्विड फॉर्म। तो वो कहते थे कि डिमांड फॉर मनी क्यों होती है? ताकि हम कैश फॉर्म में उसको होल्ड कर सकें, इसलिए मनी की डिमांड जो है होती है। नेक्स्ट चलते हैं। ईच इंडिविजुअल और फर्म नीड्स हार्ड कैश फॉर डे टू डे ट्रांजेक्शन्स और फॉर मीटिंग एमरजेंसीज एट्सेट्रा। वो कहते थे कि सारे के सारे इंडिविजुअल को और फर्म्स को हार्ड कैश चाहिए। क्यों? डे टू डे एक्सपेंसेस या डे टू डे ट्रांजेक्शन्स, रोज का खर्चा निकालने के लिए, और जो भी उनकी एमरजेंसी सिचुएशन आ गई उसको मीट करने के लिए। ठीक है, those people who need money for their private and business functions are prepared to pay a price for securing the सर्विस ऑफ मनी। वो लोग जिनको पैसा चाहिए अपने मकसद के लिए, चाहे अपने बिजनेस के लिए, चाहे अपने घर के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, अगर वो कहीं से पैसा हासिल करते हैं लोन की फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में, तो वो उस पैसे के लिए एक प्राइस देंगे जिसे हम इंटरेस्ट कहते हैं। ऑन द अदर हैंड, दोज हु पोजेस लिक्विडिटी, जिनके पास पैसा है, प्रेफर टू लेंड, जिनके पास पैसा है वो पैसा देंगे क्योंकि उनके पास स्पेयर पैसा है, और जो पैसा लेंगे वो रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको देना ही पड़ेगा। ठीक है, दे विल देयरफॉर पार्ट विद लिक्विडिटी ओनली इफ दे आर गिवन अ रिवार्ड और प्राइस फॉर इट। तो अगर मेरे पास फालतू पैसा है और मेरे किसी जान पहचान वाले को मेरे से, या फिर जान पहचान वाला ना भी हो, उसको पैसे चाहिए, मेरे पास फालतू पैसा पड़ा है, तो मैं अपना फालतू पैसा तभी दूंगा ना जब मुझे उस पैसे के बदले कुछ मिलेगा। ठीक है, दिस रिवार्ड फॉर पार्टिंग विद लिक्विडिटी इज कॉल्ड इंटरेस्ट। ठीक है, तो मैं अपने आप से लिक्विडिटी को दूर कर रहा हूँ, उसके बदले जो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा उसे इंटरेस्ट कहा जाता है। According to Keynes, interest is the reward for parting with liquidity for a specific time period या specific period। एक specific period के लिए, पैसे को अपने से दूर करने के लिए, जो भी हम पैसे को अपने से दूर करने के लिए जो भी हम मतलब डिमांड करते हैं या जो हमें रिवॉर्ड मिलता है उसे हम इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने इंट्रोडक्शन लिखनी है। ठीक है, और उसके बाद जिस तरीके से मैंने लिखा है आपने उसी तरीके से अटेम्प्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है मोटिव्स ऑफ डिमांड फॉर मनी। डिमांड फॉर मनी के मोटिव्स क्या हैं? अकॉर्डिंग टू जेएम कीन्स, देयर आर 3 मोटिव्स ऑफ डिमांड फॉर मनी और लिक्विडिटी प्रेफरेंस विच आर डिस्कस्ड एज अंडर। बेसिकली उन्होंने 3 मोटिव्स बताए थे। कौन कौन सा मोटिव? सबसे पहला ट्रांजेक्शन मोटिव। ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है? रोज का खर्चा निकालने के लिए। ठीक है, पीपल नीड मनी टू हैंडल देयर डेली ट्रांजेक्शन्स। लोगों को पैसा चाहिए क्योंकि उन्होंने रोज का खर्चा लेना, किसी ने दूध लेना, किसी ने कुछ लेना। ठीक है, रोज के खर्चे निकालने के लिए पैसे चाहिए। इट इज़ बिकॉज देयर इज अ टाइम लैग बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड इनकम।
अब आप अपनी जेब में पैसा क्यों रखते हो? क्योंकि आपको इनकम मंथ के बाद मिलती है या ईयर के बाद मिलती है या एक स्पेसिफिक टाइम के बाद मिलती है, रोज़ तो नहीं मिलती। तो जब जब आपको इनकम मिलती है तो आप उसमें से कुछ पैसा कैश में रख लेते हो ताकि आप अपने रोज़ के खर्चे निकाल सको, ठीक है। इनकम इज रिसीव्ड आफ्टर अ मंथ और अ फोर्टनाइट, वेयर एज एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड बाय द इंडिविजुअल्स और हाउस होल्ड्स और फर्म्स ऑलमोस्ट एवरी डे। इनकम तो एक टाइम के बाद मिलती है, सेम मंथ के बाद मिलती है, मगर खर्चा तो रोज़ ही होता है ना, तो इसलिए हमें अपनी जेब में कुछ पैसा रखना पड़ता है ताकि हम रोज़ का खर्चा निकाल सके। एज ईच इंडिविजुअल एंड फर्म वुड लाइक टू होल्ड अ पार्ट ऑफ देयर इनकम इन कैश फॉर मीटिंग देयर रूटीन ट्रांजेक्शन ऑफ द डे। तो हर एक इंडिविजुअल या कंपनी अपनी जेब में कुछ पैसा रखती है ताकि वो गला बैठ गया यार, तो ताकि वो क्या कर सके, अपना रोज का खर्चा निकाल सके। ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी किस चीज पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ इनकम। जितना ज्यादा आपकी इनकम होगी उतना ज्यादा ट्रांजैक्शन फॉर मनी ज्यादा करोगे। पीरियोडिसिटी ऑफ इनकम रिसीव्ड, हफ्ते बाद मिलती है तनख्वाह तो कम पैसे रखोगे, डेली मिलती है तो और कम रखोगे, महीने बाद मिलती है तो थोड़े ज्यादा पैसे रखोगे क्योंकि ज्यादा टाइम है ना, आपको खर्चे भी तो करने हैं। मोड ऑफ एक्सपेंडिचर, अगर आप कैश में खर्चा करते हो तो कैश ज्यादा रखोगे, कैश में नहीं खर्चा करते, कार्ड कूड से कर लेते हो तो भाई आप अपनी जेब में कैश कम रखोगे। However, by and large, demand for money for transaction motive is taken as a function of income. तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ट्रांजैक्शन किस पे डिपेंड करती है? इनकम पे। तो मैंने ये डायग्राम बनाया हुआ है, यहाँ पे लिखा है लिक्विडिटी फॉर ट्रांजैक्शन मोटिव, यहाँ पे इनकम, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो साफ साफ है कि जो लिक्विडिटी फॉर ट्रांजैक्शन मोटिव है ये इनकम का फंक्शन है। इनकम के बढ़ने से जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे ट्रांजैक्शन बढ़ती है, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन। और अगर इनकम कम होगी तो ट्रांजैक्शन कम करोगे। मगर रेट ऑफ इंटरेस्ट का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 होगा तो भी इतना ही ट्रांजैक्शन के लिए रखोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो भी इतना ही रखोगे। अब लेटर थ्योरीज में इसको क्रिटिसाइज किया गया है। लेटर थ्योरीज में ये कहा हुआ है कि अगर कुछ ज्यादा ही रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो ये जो ट्रांजैक्शन मोटिव है ये भी इंटरेस्ट इलास्टिक हो जाएगी, मगर केन्स ने कहा है कि ये नहीं होती, ठीक है। वो लेटर ऑन जब एडवांस थ्योरीज कराऊंगा आपको MA लेवल की तो वो करवाऊंगा, ठीक है, MA मतलब मास्टर डिग्री लेवल की, मगर फिलहाल इस लेवल पे केन्स ने नहीं कहा। नेक्स्ट आ जाता है प्रिकॉशनरी मोटिव। प्रिकॉशनरी मोटिव मतलब सिंपल वर्ड्स में, अगर आपको कोई इमरजेंसी पड़ गई, कोई बीमार हो गए या कोई आप फैक्ट्री चला रहे हो उसमें इमरजेंसी में मशीन ब्रेक डाउन होगी तो उसके लिए भी आपको इमरजेंसी से डील करने के लिए भी पैसा चाहिए ना। द डिजायर ऑफ एन इंडिविजुअल और फर्म टू होल्ड मनी to encounter certain emergent situations in future like sickness, unemployment, accidental loss etc. is known as precautionary demand for money। मतलब आप डिमांड फॉर मनी इसलिए भी करते हो कि एज अ प्रिकॉशन कि अगर कल को कोई इमरजेंसी पड़ गई तो आपके पास पैसे होंगे। द अमाउंट ऑफ कैश हेल्ड for precautionary motive is also direct function of the level of income and independent of the rate of interest। मतलब आप कितना पैसा प्रिकॉशन के लिए रखोगे ये भी इनकम पे डिपेंड करता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। ये केन्स कह रहा है, ठीक है, मैं नहीं कह रहा, केन्स कह रहा है, ये केन्स की थ्योरी है। तो लिक्विडिटी फॉर प्रिकॉशनरी मोटिव इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। अगर इनकम ज्यादा है तो आप प्रिकॉशन क्या करोगे? प्रिकॉशन मैंने यहाँ ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिकॉशन क्या करोगे? ज्यादा। अब खुद सोचो, जो बंदे अमीर होते हैं वो प्रिकॉशन के लिए ज्यादा पैसे रख लेते हैं, ठीक है। तो लिक्विडिटी फॉर प्रिकॉशनरी मोटिव इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, ये आपने याद करना है, यहाँ पे भी प्रिकॉशन है, ठीक है। तो आप खुद सोचो, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप इंश्योरेंस से ले लोगे या अपने पास प्रिकॉशन के लिए रखोगे? अब कईयों के पास पैसे नहीं होते तो वो कहाँ से रखेंगे, ठीक है ना पैसे। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जब मैं कॉलेज लेवल पे होता था तो मेरे कई अमीर फ्रेंड्स होते थे, वो मुझे कहते थे भाई हम अपने पर्स में ना गोल मोल करके साइड पे कहीं अंदर वाली जेब में ना 500 की पत्ती रखते हैं ताकि हमें कभी भी इमरजेंसी पड़े तो हम निकाल लें। मैं सोचता था यार मेरे पास 500 होंगे तो रखूंगा ना इमरजेंसी के लिए ठीक है। तो देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशन, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी प्रिकॉशन बढ़ेगी, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट से कोई रिलेशन नहीं है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़े या कम हो, ये जो प्रिकॉशनरी मोटिव है ये इतना ही रहेगा, प्रिकॉशन के लिए आप उतने पैसे ही रखोगे, ठीक है। ये कौन कह रहा है? केन्स कह रहा है, ये केन्स की थ्योरी है। नेक्स्ट आ जाता है स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। तो थर्ड मोटिव जो है वो स्पेकुलेटिव मोटिव है। इट रेफर्स टू द डिमांड फॉर कैश बैलेंस फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन मनी मार्केट। वो कहता था कि मनी मार्केट जैसे शेयर मार्केट टाइप, उसमें भी पैसा लगाने के लिए आपके पास एक फंड होता है जिसे स्पेकुलेटिव मोटिव कहा जाता है, इम्प्लाइंग द परचेज ऑफ बॉन्ड्स और रिलेटेड एसेट्स, रिलेटेड फाइनेंशियल एसेट्स। तो जब भी आपको मार्केट में रिसेशन डिप्रेशन आता है, मार्केट में मंदी आई, मार्केट गिर गई, तो आपके पास ये पैसा होता है ताकि आप मार्केट में इस पैसे को इन्वेस्ट करके शॉर्ट टर्म में मुनाफा कमा सको, ठीक है। केन्स एडवोकेटेड दैट इफ पीपल हैव एक्स्ट्रा कैश बैलेंस after meeting the transaction and precautionary needs, they tend to use it for purchasing bonds which offer an assured returns।
केन्स कहता है अगर लोगों का खर्चा निकल रहा है, रोज़ का ट्रांजैक्शन का खर्चा भी निकल रहा है और प्रिकॉशन का खर्चा भी निकालने के बाद अगर उसके पास कुछ पैसा बचता है इंसान के पास, तो वो मनी मार्केट में या कैपिटल मार्केट में जाके बॉन्ड्स वगैरह खरीद लेगा, क्योंकि बॉन्ड्स खरीदेगा तो उसको एक इनकम जनरेट होनी शुरू हो जाएगी वहाँ से। स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी इज़ अ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। मगर जो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर बैंक ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है ना, तो आप क्या करोगे, बैंक में पैसे रखोगे बजाय इसके कि बॉन्ड्स खरीदो। ठीक है, व्हेन द पीपल एक्सपेक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट टू इंक्रीज इन द फ्यूचर दे विल रिलक्टेंट टू पार्ट विद देयर लिक्विडिटी एट प्रेजेंट। अगर उनको लगता है कि फ्यूचर में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो वो आज थोड़ी ना पैसे डाल देंगे कहीं, वो तभी डालेंगे जब उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा। ऑन द अदर हैंड, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एक्सपेक्टेड टू कम डाउन इन द नियर फ्यूचर, पीपल वुड बी विलिंग टू कन्वर्ट देयर लिक्विडिटी इनटू बॉन्ड्स। अगर उनको लगता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत गिर जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर उनको लग रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो वो पैसा अपने से दूर कर देंगे, बैंकों मुंकों में डाल देंगे या कर्जा दे देंगे। अगर उनको लगता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो गिर रहा है और पता नहीं मिले ना मिले या कम मिले, तो वो कहेंगे इससे तो अच्छा हम बॉन्ड्स खरीद लेते हैं। ठीक है, दस लिक्विडिटी फॉर स्पेकुलेटिव मोटिव, LS मतलब लिक्विडिटी फॉर स्पेकुलेटिव मोटिव, वेरीज इनवर्सली विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट से फंक्शन तो है मगर ये नेगेटिव रिलेशनशिप है। अब इसको और थोड़ा डिटेल में करते हैं। Analyzing the inverse relationship between rate of interest and speculative motive for money, James Keynes offered a new concept called liquidity trap. बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। लिक्विडिटी ट्रैप क्या बीमारी है अभी बताता हूँ। देर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है तो आप स्पेकुलेशन के लिए अपनी जेब में पैसा नहीं रखोगे। आप कहोगे स्पेकुलेशन क्यों करनी, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना मिल रहा है, पैसा वो बैंक में डाल दूं या किसी को कर्जे में दे दूं। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तभी आप स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी के लिए अपनी जेब में पैसा रखते हो। अब लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है, ये जो पैरेलल पोर्शन है ना, ये लिक्विडिटी ट्रैप है। लिक्विडिटी ट्रैप कहता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है OR, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है तो आप स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी आपकी कितनी होगी, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी आपकी 0 होगी। मतलब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना मिल रहा है आपको, इतना मिल रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो आपकी स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब आप स्पेकुलेशन के लिए कोई पैसा रखना ही नहीं चाहोगे। समझ गए बात। ऑन द अदर हैंड अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर जाता है, गिर के यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर के यहाँ पे आ जाता है तो ये जो लिक्विडिटी फॉर स्पेकुलेटिव मोटिव कर्व है ये क्या हो जाएगी, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को ज़्यादा गिर जाता है तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस या लिक्विडिटी फॉर स्पेकुलेटिव मोटिव इनफाइनाइट हो जाएगी। मतलब आप सारा का सारा पैसा कैश में ही रखना चाहोगे अपनी जेब में स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए। ठीक है, जो पैसे आप अपने से दूर करना चाहते थे ना, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर गया, अब आप कह रहे हो बैंक में रख के क्या फायदा, किसी को कर्जा दे के क्या फायदा, इससे अच्छा मैं अपनी जेब में रख लूँ। क्यों, क्योंकि कल को अगर कोई पंगा पड़ा तो मेरे पास जेब में पैसे होंगे, वो तो मैं कभी भी इस्तेमाल कर सकता हूँ ना। ठीक है, अगर अपने से दूर करोगे तो फिर तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम मिल रहा है तो आप रिस्क क्यों लोगे। तो लिक्विडिटी ट्रैप शोज अ सिचुएशन ऑफ एब्सोल्यूट लिक्विडिटी प्रेफरेंस व्हेन ऑल स्पेकुलेटिव बैलेंसेज आर हेल्ड एज कैश and not a rupee or a dollar is converted into interest bearing instruments like bonds। तो मतलब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ ज़्यादा गिर जाता है तो एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि जो भी आप कहोगे बजाय इसके कि पैसा किसी को कर्जे पे दें क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बहुत गिर गया, तो इससे तो अच्छा स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए अपनी जेब में रखो ताकि हम आने वाले टाइम पे बॉन्ड्स वगैरह खरीद सकें। ठीक है, उनमें मतलब पैसे को कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है टोटल डिमांड फॉर मनी। टोटल डिमांड फॉर मनी जैसा कि मैंने बताया, मनी की डिमांड ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशन एंड स्पेकुलेशन, इन तीनों पे ऐड करके बनती है। तो जो ट्रांजैक्शन प्रिकॉशन है वो तो इनकम पे डिपेंड करता है, और जो स्पेकुलेशन है, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये डायग्राम देखना ध्यान से, मैंने ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशन का लिख दिया है इन इलास्टिक रिलेशन। इन इलास्टिक रिलेशन मतलब नो रिलेशन विद रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे जो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी है, मैंने यहाँ पे लिखना था स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी, यहाँ लिखना था टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी। तो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी का तो मैंने अभी ये डायग्राम बनाया ना आपके साथ, शुरू में ये कब जाती है, बाद में पैरेलल हो जाती है। तो मैंने यही कब बनाई, शुरू में ये कब जाती है नीचे और बाद में ये कब इस तरीके से पैरेलल हो जाती है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ ज़्यादा गिर जाएगा। अब अगर इन दोनों डायग्राम्स को मैं ऐड करूं, इसको और इसको डायग्राम को ऐड करूं, तो मेरे पास ये डायग्राम बन जाएगा। ये थोड़ा सा साइड से शुरू होगा क्योंकि इसमें ये चीज़ ऐड होनी है, और ये चीज़ ऐसे जा रही है तो ये चीज़ यहाँ से ऐसे चली जाएगी। तो मतलब डिमांड फॉर मनी थोड़ी वाई एक्सिस से थोड़ा राइट हैंड साइड पर जाके बनती है। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। तो अब इक्विलिब्रियम कब होता है, तो सिंपल वर्ड्स में मनी मार्केट में इक्विलिब्रियम तब होता है जब डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी बराबर होती हैं।
टोटल डिमांड फॉर मनी इज इनवर्स फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो टोटल डिमांड फॉर मनी ये मैंने बनाई है, इसका और रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या रिलेशन है, नेगेटिव, तभी तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है। सप्लाई ऑफ मनी इज एक्सोजीनसली डिटर्मिन्ड बाय मॉनेटरी अथॉरिटी, ठीक है। मतलब सप्लाई ऑफ मनी का कोई जो रिलेशनशिप है वो इस थ्योरी में उसने डिस्कस नहीं किया। उसने कहा मॉनेटरी अथॉरिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने सप्लाई ऑफ मनी रखेंगे। हेंस इट इज टेकन एज कांस्टेंट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वो कांस्टेंट हो सकता है। तो इंटरेस्ट इज डिटर्मिन्ड बाय डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी विच इज नोन एज मतलब लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। तो मैंने सिंपल सा बनाया है, मनी की सप्लाई, ठीक है, मनी की डिमांड, जहां दोनों के दोनों कट होते हैं वो इक्विलिब्रियम, और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ मनी और ये इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो क्या इस इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंजेस आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। तो सबसे पहला ड्यू टू चेंज इन डिमांड। मान लो पहले डिमांड थी एमडी, तो इक्विलिब्रियम था ये, क्योंकि सप्लाई ऑफ मनी तो गिवन है। अगर मनी की डिमांड बढ़ गई तो इक्विलिब्रियम ऊपर चला जाएगा, तो मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। और अगर मनी की डिमांड गिर गई तो इक्विलिब्रियम नीचे शिफ्ट हो जाएगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर जाएगा, ठीक है। इसको आप 2-4 लाइनों में यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी मान लो एमएस है और डिमांड फॉर मनी ये है, तो ये इक्विलिब्रियम है, इतनी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ मनी, इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर सप्लाई ऑफ मनी बढ़ गई, दूसरी साइड खिसक गई, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। और अगर सप्लाई ऑफ मनी कम होगी तो इक्विलिब्रियम यहाँ पे आ जाएगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात, मनी की सप्लाई ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कम ही होगा ना, और अगर मनी की सप्लाई कम होगी तो मनी की कीमत क्या होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो ज़्यादा होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं इस थ्योरी की क्रिटिसिज्म। आपको जब भी ये मॉडल आएगा आपने क्रिटिसिज्म लिखना ही लिखना है, विदाउट क्रिटिसिज्म आप भूल जाओ, आपको नंबर आएंगे। तो सबसे पहला इनडिटर्मिनेट, ये थ्योरी इनडिटर्मिनेट है। कैसे? क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट वाज क्रिटिसाइज्ड बाय कीन्स एज इनडिटर्मिनेट, ठीक है। द सेम कैन बी सेड अबाउट हिज थ्योरी एज वेल। वो क्लासिकल्स को क्रिटिसाइज करता था कि तुम्हारी रेट ऑफ इंटरेस्ट की थ्योरी अच्छी तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटर्मिन नहीं करती, बल्कि उसकी खुद की थ्योरी भी नहीं करती। कैसे? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटर्मिन्ड बाय डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी, बट डिमांड फॉर मनी इज अ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इनकम। डिमांड फॉर मनी कैन नॉट बी नोन अनलेस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नोन। तो डिमांड फॉर मनी वो कहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करता है। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता तो फिर डिमांड फॉर मनी कैसे पता लगेगा, और अगर डिमांड फॉर मनी नहीं पता तो फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे पता लगेगा। नेक्स्ट आ जाता है मोर एम्फेसिस ऑन मॉनेटरी फैक्टर्स। केन्स हैज इग्नोर्ड द इफेक्ट ऑफ रियल फैक्टर्स ऑन द डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसने जो है रियल फैक्टर्स होते हैं सेविंग, इन्वेस्टमेंट वगैरह, उनको इग्नोर किया है। He has laid exclusive emphasis on monetary factors and set aside the real factors as productivity, time preferences, etc., etc. According to many economists, coordination of real and monetary factors in this phenomena, या फिर इस थ्योरी में रियल फैक्टर्स और मॉनेटरी फैक्टर्स को मिला के अगर थ्योरी बनती तो बहुत अच्छी रहती। नेक्स्ट सेविंग्स एस्च्यूड, सेविंग्स को इग्नोर कर दिया। केन्स एनालिसिस एस्च्यूज द significance of saving in rate of interest determination. Without savings, the question of parting with liquidity does not arise. वो कहता है कि जब भी आप अपने पैसे को दूर करोगे तभी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, मगर आपके पास पैसे आए कहाँ से, सेविंग ही की ना। तो सेविंग की बात तो इसने पूरी थ्योरी में की ही नहीं कहीं पे, ओनली अ शॉर्ट पीरियड थ्योरी, ठीक है। This theory explains the rate of interest in short period alone and it ignores the rate of interest in the long run. तो जितने भी केन्स की थ्योरी हैं वो सारी की सारी शॉर्ट पीरियड है और लॉन्ग पीरियड को ये डिस्कस बिल्कुल नहीं करती। तो लॉन्ग पीरियड को पढ़ने वाले इकोनॉमिस्ट इसको क्रिटिसाइज करते हैं कि लॉन्ग पीरियड थ्योरी तो है ही नहीं। इनकंसिस्टेंट कैसे? अकॉर्डिंग टू कीन्स व्हेन सप्लाई ऑफ मनी इज लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट राइजेस एंड वाइस वर्सा। वो कहता है अगर सप्लाई ऑफ मनी कम है, पैसे की जो क्वांटिटी है वो कम है, सप्लाई ऑफ मनी कम है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगी, एंड वाइस वर्सा। मतलब सप्लाई ऑफ मनी ज़्यादा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, और सप्लाई ऑफ मनी कम है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, ठीक है, उल्टा। बट ड्यूरिंग डिप्रेशन along with money supply is low yet the rate of interest is low। मगर जब भी डिप्रेशन होता है तो मनी सप्लाई लो होती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को तो हाई होना चाहिए ना, मगर डिप्रेशन के टाइम पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लो होता है ताकि लोग लोन्स वगैरह लें, वो फिर भी नहीं लेते। ऑन द अदर हैंड ड्यूरिंग बूम पीरियड, जब इकॉनमी एकदम मैक्सिमम पे होती है, मनी सप्लाई इज हाई स्टिल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हाई। तो बूम पीरियड में मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कम होना चाहिए, मगर रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर भी हाई होता है। हेंस कीन्स थ्योरी बिकम्स इनकंसिस्टेंट। ये इनकंसिस्टेंट है, कभी कुछ और कहता है और बूम रिसेशन डिप्रेशन में देखें तो उल्टा ही हो रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी। अकॉर्डिंग टू कीन्स इंटरेस्ट इज द रिवार्ड फॉर पार्टिंग विद लिक्विडिटी। इंटरेस्ट आपको तभी मिलेगा जब आप अपने से पैसे को दूर करोगे, बट इफ अ पर्सन कीप्स हिज सरप्लस वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ बैंक डिपॉजिट और शॉर्ट पीरियड ट्रेजरी बिल्स देन ही गेट्स इंटरेस्ट एंड ऑल्सो एंजॉयज लिक्विडिटी। सिंपल वर्ड्स में, अगर मैं अपना पैसा बैंक में रख दूं तो बैंक मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देता रहेगा और मैं लिक्विडिटी भी इंजॉय करूंगा, मैं कभी भी निकाल के खर्च भी कर सकता हूं, ठीक है। या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल्स ले ले जो 3 महीने के वगैरह होते हैं, तो 3 महीने में पैसा उसका वापस भी आ जाएगा और उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिल जाएगा।
इनएडिक्वेट टू एक्सप्लेन द वेरिएशंस इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में वेरिएशंस किस किस तरीके से होंगी उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाता कीन्स। दिस थ्योरी फेल्स टू एग्जामिन द वेरिएशंस इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट अ गिवन टाइम बिकॉज एट अ गिवन टाइम लिक्विडिटी प्रेफरेंस इज यूनिफॉर्म। एक गिवन टाइम में जो हमारी लिक्विडिटी प्रेफरेंस रहती है वो तो सेम रहती है, तो गिवन टाइम में रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या क्या चेंजेस आएंगे उस चीज़ को ये नहीं बताती। अ पर्सन विल लेंड हिज फंड्स टू डिफरेंट रेट्स at different rates of interest for different duration of time although his liquidity preference under all conditions remains uniform। तो ये कहता है कि एक ही इंसान अलग अलग बंदों को, जैसे मान लो मैंने किसी से कर्जा लिया या मैं किसी को कर्जा देना है, तो मैं अपने दोस्तों को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर्जा दे दूंगा, क्या पता मुफ्त में दे दूं, क्या पता अपने दूर पार के रिश्तेदारों को कम रेट पे दे दूं या ज़्यादा रेट पे दे दूं, क्या पता जिसको मैं नहीं जानता उसको अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दूं। तो अलग अलग इंसानों को मैं अलग अलग तरीके से कर्जा दे सकता हूँ, ठीक है, मगर मेरी लिक्विडिटी प्रेफरेंस, कैश की प्रेफरेंस सारी सिचुएशंस में तो सेम है। दिस थ्योरी देयरफॉर डज नॉट गिव एनी इंपॉर्टेंस टू द इफेक्ट ऑफ टाइम एलिमेंट ऑन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसने ये तो बताया नहीं कि मैंने अगर ए फ्रेंड को इतने टाइम के लिए कर्जा दिया है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, अगर किसी को ज़्यादा टाइम के लिए कर्जा दे रहा हूँ तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और ज़्यादा होगा, अगर किसी को कम टाइम के लिए दे रहा हूँ तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग होगा। तो अलग अलग इंसानों को मैं अलग अलग टाइम पीरियड के लिए कर्जा दे रहा हूँ और उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग होगा। उसके वेरिएशंस क्यों होंगे ये तो उसने बताया ही नहीं। लिक्विडिटी इज नॉट रिलेटेड टू 3 मोटिव्स ओनली। इसने कहा था कि लिक्विडिटी के सिर्फ 3 मोटिव्स हैं, ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशन एंड स्पेकुलेटिव। ये सही बात नहीं है। लिक्विडिटी कैन अराइज फॉर अदर मोटिव्स एज वेल लाइक कन्वीनियंस मोटिव, बिजनेस एक्सपेंशन मोटिव एटसेट्रा एटसेट्रा। और भी कई मोटिव्स के लिए लिक्विडिटी हो सकती है मगर इन्होंने हमें नहीं बताई। अनरियलिस्टिक assumptions, अनरियलिस्टिक assumptions में क्या है, केन्स थ्योरी इज बेस्ड ऑन द अनरियलिस्टिक assumption दैट पीपल कैन होल्ड ईदर वेल्थ, या तो वेल्थ होल्ड करेंगे या फिर बॉन्ड्स। तो ये पूरी की पूरी थ्योरी कहती है कि या तो जो बंदे हैं वो वेल्थ मतलब जो पैसा रखोगे आप या तो वो बॉन्ड्स में रखोगे या फिर आप कैश में रखोगे, बीच बिचाले कोई नहीं है। बट आजकल के ज़माने में क्या होता है, बट अकॉर्डिंग टू टॉबिन ने इसके थोड़ी सी एडवांस वर्जन थ्योरीज दी हैं, वो मैं आपको मास्टर डिग्री में करवाऊंगा। These days, short-term debentures enable the people to enjoy advantages of liquidity as well as interest। तो short-term bonds जब भी आप खरीदते हो तो आपको लिक्विडिटी की लिक्विडिटी होती है और इंटरेस्ट का इंटरेस्ट मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्रिटिसिज्म ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप। ये थ्योरी कहती थी कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ ज़्यादा ही गिर जाए तो सारा का सारा स्पेकुलेशन का पैसा आप कैश में रख लोगे। अकॉर्डिंग टू टॉबिन, in real life the rate of interest cannot fall so low that people become keen to hold all their wealth in cash। तो टॉबिन कहते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना भी नहीं गिरेगा कि सारे के सारे लोग अपने पैसे सारे के सारे जो लाखों रुपए कईयों के अकाउंट में पड़े हैं वो जेब में लेके घूमना शुरू कर देंगे। ऐसा भी नहीं हो सकता। मोर ओवर आप खुद सोचो, अगर आप अकाउंट्स वगैरह पढ़ते हो तो करंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट आता है जिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट करंट अकाउंट में नहीं है फिर भी लोग करंट अकाउंट में पैसा तो रखते ही हैं ना। तो ये थ्योरी कहती है कि आप अपने से पैसा दूर कर रहे हो तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो करंट अकाउंट में पैसा आपसे दूर भी है और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं मिलता, ठीक है ना। तो ये था पूरा का पूरा चैप्टर। आई होप आपको समझ आया होगा। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है बॉमल-टॉबिन अप्रोच टू ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी। ये जो टॉपिक है ये डिमांड फॉर मनी के अंडर आ जाता है, जो कि आप मैक्रो इकोनॉमिक्स और मनी एंड बैंकिंग के अंडर पढ़ोगे। तो बॉमल एंड टॉबिन ने क्या अप्रोच दी थी डिमांड फॉर मनी के लिए, वो हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। और शुरू करने से पहले बता दूं कि बाकी सारे टॉपिक्स डिमांड फॉर मनी के जो अगर आपको चाहिए तो उनके जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। द बॉमल-टॉबिन अप्रोच टू द ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी, ऑल्सो नोन एज इन्वेंटरी थ्योरेटिक अप्रोच, is a significant improvement over the Keynesian theory of transaction demand for money। जो केन्स ने थ्योरी दी थी अपनी, जॉन मेनार्ड केन्स ने डिमांड फॉर मनी की जो थ्योरी दी थी उससे ये थ्योरी एक स्टेप ऊपर चली जाती है, ठीक है। द टू मेन पॉइंट्स दैट मार्क द इम्प्रूवमेंट आर, नंबर 1 या ए, while Keynes considered transaction precautionary and speculative demands for money separately, Baumol and Tobin considered them together as money for all purposes is held together as real cash balance। Simple words में केन्स ने कहा था कि हम अपने पास
पैसा रखते हैं, पैसे की डिमांड करते हैं, क्योंकि 3 कामों के लिए चाहिए, ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशन एंड स्पेकुलेटिव। 3 अलग अलग कामों के लिए 3 अलग अलग टाइप के पैसे हमने रखे हुए हैं। बॉमल टॉबिन कहते हैं कि भाई हम 3 अलग अलग नहीं रखते, हम तो एक ही जगह सारे पैसे रखते हैं और उसे रियल कैश बैलेंस कहा जाता है। वहीं से ही डिफरेंट डिफरेंट पर्पज़ के लिए पैसा निकालते रहते हैं। अगर आपको केनेजियन थ्योरी अगर आपको चाहिए होगी तो उसका भी लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वाइल केन्स linked the demand for money to income and interest, Baumol and Tobin introduced another कई variables introduce किए, that is cost of transforming real cash balance into interest bearing bonds and the other way round। तो जो केन्स थे उन्होंने पूरा जोर लगाया इनकम और इंटरेस्ट पे, क्योंकि यही दोनों चीज़ें डिमांड फॉर मनी को असर डालती हैं। बॉमल एंड टॉबिन ने ऐड ऑन कर दिया, उसके अंदर ऐड ऑन किया कि जब हम जो रियल कैश बैलेंस है उसको इंटरेस्ट बेयरिंग बॉन्ड्स में कन्वर्ट करते हैं तब भी हमारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगती है, और जब हम जो बॉन्ड्स हैं उनको बेच के कैश में कन्वर्ट करते हैं तब भी हमारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगती है। वो कैसे लगती है उसको इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। बॉमल टॉबिन have used a sophisticated analysis of bondholders' behavior and shown that the transaction demand for money is interest इलास्टिक। उन्होंने ये बताया था कि जो बॉन्ड होल्डर का जो बिहेवियर है जो ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी के लिए वो जो है इंटरेस्ट इलास्टिक है। केन्स ये कहते थे कि अपनी थ्योरी में कि जो ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी है वो इनकम पे डिपेंड करती है और इंटरेस्ट पे डिपेंड नहीं करती, मगर जो बॉमल एंड टॉबिन है उन्होंने ये कह दिया कि इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, तो अगर आपको ये टॉपिक और अच्छे से समझना है तो इससे पहले आपको केन्स की जो थ्योरी है जिसको लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी भी कहा जाता है वो पढ़नी होगी। उसका एक स्टेप ऊपर है ये, तभी आपको अच्छे से समझ आएगी। टू प्रूव देयर व्यू पॉइंट they have especially Baumol used business inventory approach, giving it the name of inventory theoretical approach। तो ये तो सिंपल सी लाइन है कि बॉमल ने इसको ये वाला नाम दे दिया फलाना ढिमकाना। ठीक है, बिजनेस फर्म्स होल्ड अ कैश बैलेंस टू फैसिलिटेट देयर बिजनेस ट्रांजेक्शंस। जो भी बिजनेस फर्म्स हैं वो अपने पास कैश रखती हैं ताकि वो अपना रोज़ का खर्चा निकाल सकें। दिस कैश बैलेंस इन्वॉल्व्स एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ इंटरेस्ट। अगर वो अपने पास कैश रखेंगी तो अगर यही पैसा वो बैंक में रखती तो उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता, तो उसका कुछ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो है ही है ना कैश रखने का। देयरफॉर दे होल्ड एन ऑप्टिमम कैश बैलेंस दैट इज एन अमाउंट दैट मिनिमाइजेज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो वो अपने पास इतना पैसा रखते हैं कि उनका रोज़ का खर्चा भी पूरा हो जाए और जो फालतू पैसा है वो बैंक में डाल देंगे ताकि उनको इंटरेस्ट भी आता रहे, या बॉन्ड्स खरीद लेंगे जिससे उनको जो है कुछ ना कुछ रिटर्न्स आते रहेंगे। Baumol applies the same approach to analyze the behavior of individuals in respect of holdings, cash balance and bonds। तो उन्होंने सेम अप्रोच जो है इंडिविजुअल के ऊपर भी लगा दी। Baumol makes the following assumptions in his theory of transactions demand for money। क्या थी? First, an individual, a firm and also a household receives income once per unit। जो भी इंडिविजुअल है या फर्म है या हाउस होल्ड है उसको जो है पर टाइम यूनिट इनकम मिलेगी, जैसे वीकली, मंथली, एनुअली, बट he or she spends his or her income regularly over the time period। अगर आपको महीने में तनख्वाह एक बार मिलती है मगर आपने खर्चा तो पूरे महीने करना है ना, तो वो वाली एजम्पशन लेनी कि आपको जिस भी टाइम पॉइंट ऑफ टाइम पे तनख्वाह मिलेगी मगर आपका जो वो खर्चा होगा वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होगा। सेकेंड आ जाता है द इंडिविजुअल स्पेंड्स हिज एक्सपेंडिचर यूनिफॉर्मली ओवर द टाइम यूनिट ऑफ इनकम रिसीट। मतलब वो अपना खर्चा, ये एजम्पशन है कि रोज़ सेम खर्चा करेगा, यूनिफॉर्मली स्पेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल इफ़ ही स्पेंड्स अ टोटल ऑफ ₹100 पर मंथ, ही स्पेंड्स 25 पर वीक। हर वीक उसने 25-25 रुपये खर्चे, तो महीने में 4 वीक हो गए तो 100 रुपये हो गया। ठीक है, तो वो जो भी उसकी इनकम है वो यूनिफॉर्मली स्पेंड करेगा जो भी वो गिवन टाइम पीरियड होगा जब तक उसको अगली तनख्वाह नहीं मिलती। थर्ड, द इंडिविजुअल कंबाइंस हिज एसेट पोर्टफोलियो ऑफ कैश एंड बॉन्ड्स या बॉन्ड so as to minimize the cost। तो वो अपने पास कैश भी रखेगा या बॉन्ड्स भी रखेगा, मगर जो केन्स थे वो कहते थे या कैश रखेगा या बॉन्ड्स रखेगा, दोनों में से एक रखेगा। तो ये थ्योरी उससे एक स्टेप ऊपर चली जाती है। ठीक है, तो वो कैश और बॉन्ड्स अपने पास इस हिसाब से रखेगा कि जो उसकी कॉस्टिंग है वो कम हो जाए। ठीक है, फोर्थ आ जाता है ही कैरीज आउट हिज एसेट ट्रांजेक्शंस दैट इज बाइज एंड सेल्स बॉन्ड्स इन एन एनवायरनमेंट ऑफ सर्टेनिटी। जब भी वो बॉन्ड्स को खरीद रहा है या बेच रहा है तो जो एनवायरनमेंट है वो सर्टेन होना चाहिए। जो फाइनेंशियल एनवायरनमेंट या इकोनॉमिक एनवायरनमेंट चल रहा है वो सर्टेनिटी का होना चाहिए, यानी कि अनसर्टेनिटी होगी। अगर अनसर्टेनिटी होगी तो उसकी बाइंग और सेलिंग इन्फ्लुएंस हो जाएगी। ठीक है, गिवन दीज अजम्पशंस सपोज एन इंडिविजुअल रिसीव्स हिज इनकम वाई annually on the 1st of Jan each year
एंड कन्वर्ट्स हिज इनकम इनटू इनकम अर्निंग बॉन्ड्स। तो हम ये अजम्पशन ले लेते हैं कि भाई एक इंडिविजुअल है, उसको जो तनख्वाह मिली, सालाना तनख्वाह मिलती है और 1 जनवरी को उसको तनख्वाह मिल गई वाई, और उस इनकम को उसने थोड़े बहुत इनकम को जो इनकम अर्निंग बॉन्ड्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, मतलब एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि जो भी उसको इनकम मिली एक बार पूरी की पूरी बॉन्ड्स पे लगा दी। सपोज ऑल्सो दैट ही has the opportunity of instant buying and selling income yielding bond, and he is not required to hold any cash balance in excess of his transactions need। तो ये एक और बात सपोज कर दी जो मैंने पहले बोली थी, उसको थोड़ा उल्ट कर दिया इन्होंने। ये सपोज कर रहे हैं कि जो उसकी जो तनख्वाह है वो पूरी की पूरी उसने बॉन्ड्स खरीदने में लगा दी, और बॉन्ड को वो इंस्टेंटली बाय और सेल कर सकता है। ठीक है, बॉन्ड से उसकी इनकम भी जनरेट होगी, और ही इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू होल्ड एनी कैश, मतलब उसको अभी कैश की ज़रूरत नहीं पड़ रही। तो जितना भी उसके पास पैसा था, जो भी एक्सेस ऑफ ट्रांजेक्शन, उसके रोज़ का खर्चा निकालने के लिए, खर्चा निकालने के बाद जो भी उसके पास पैसा बचा, उसने सारे के सारे बॉन्ड्स खरीद लिए। फॉर if he holds the ideal cash balance, he loses the interest on it over the year, though the cash balance goes on decreasing। अगर वो कैश अपने पास रखता है तो रोज का खर्चा निकालता रहेगा। तो अगर कैश रखेगा तो उसी कैश का अगर वो बॉन्ड्स खरीद लेता तो उसको पूरे साल बॉन्ड्स पे कुछ ना कुछ रिटर्न तो मिलता, मगर वो मिलेगा नहीं। इट इज़ देयरफॉर रैशनल फॉर द इंडिविजुअल to buy income yielding bonds for earning income and to sell some of the bonds to obtain cash for transaction as and when need arise। तो ऐसा ये माना जाता है कि वो बॉमल एंड टॉबिन ये कहते थे वो अपने पास कैश रखेगा, और बाकी जो रोज़ के खर्चे निकालने के बगैर जो उसके पास पैसे होंगे उसके बॉन्ड्स खरीद लेगा, और जैसे जैसे उसके कैश की नीड बढ़ती रहेगी तो वो बॉन्ड अपना बेचता रहेगा, और जब बेचेगा तो उससे वो अपनी ट्रांजेक्शन्स की नीड को पूरा कर देता है। ट्रांजेक्शन मतलब रोज़ का खर्चा निकालने के लिए। हाउएवर चॉइस ऑफ इनकम यील्डिंग बॉन्ड्स इन्वॉल्व्स 2 काइंड्स ऑफ कॉस्ट, कि वो किस टाइप के बॉन्ड्स खरीदेगा, उसमें 2 टाइप की कॉस्ट जो है वो आएंगी। ए, the cost of bond transaction including brokerage fee, telephone expenses, cost of traveling to the bank and so on। जब भी वो बॉन्ड वगैरह खरीदेगा तो उसको बॉन्ड की ट्रांजैक्शंस देनी पड़ेंगी, जैसे ट्रांजैक्शन फ़ी होता है या ब्रोकरेज फ़ी होता है, या उसको कहीं फ़ोन करना पड़ा। आजकल तो फ़ोन फ्री हो गए, तो जिस टाइम उन्होंने थ्योरी लिखी थी तब तो फ़ोन फ्री नहीं थे, तो उस टाइम उन्होंने टेलीफोन एक्सपेंसेस लगाए हुए हैं। एंड कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग ऑब्वियसली इंक्लूड होगी। एंड सेकेंड, द लॉस ऑफ इंटरेस्ट व्हेन बॉन्ड्स आर कन्वर्टेड इनटू कैश। अब जो भी उसके पास बॉन्ड्स हैं उसको पैसा चाहिए ट्रांजैक्शंस के लिए, तो जब वो बॉन्ड्स को कन्वर्ट करेगा और कैश के लिए, तो जो बॉन्ड उसने बेच दिया उस पर उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट तो गया ना, तो उस पर उसको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, कंसिडर फर्स्ट कॉस्ट ऑफ बॉन्ड ट्रांजैक्शन इफ एन इंडिविजुअल होल्ड्स ऑल हिज इनकम इन बॉन्ड्स। अगर कोई भी इंडिविजुअल सारी की सारी इनकम अपनी बॉन्ड्स में रखता है, he will have to reacquire his total income Y over a period of 1 year through a number of bond sale। तो उसको अपनी इनकम को रीएक्वायर करना पड़ेगा बॉन्ड को सेल करके, क्योंकि सेल करेगा तभी तो ट्रांजैक्शन के लिए पैसा आएगा। इफ़ ही सेल्स हिज बॉन्ड्स थ्रू अ ब्रोकर, अगर ब्रोकर के थ्रू अपने बॉन्ड सेल करता है, ही विल हैव टू इनकर नॉन इंटरेस्ट कॉस्ट और द ट्रांजैक्शन कॉस्ट ईच टाइम। तो बेसिकली किसी के थ्रू भी सेल करेगा, किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू या किसी के थ्रू, तो जो ब्रोकर है वो उससे ब्रोकरेज तो ले लेगा। लेट MT be the value of bond turned into cash for meeting the transaction demand for money, and small b इज़ द फिक्स रेट ऑफ ट्रांजेक्शन कॉस्ट। तो हम MT ले लेते हैं जो वैल्यू ऑफ बॉन्ड थी जो उसने कैश में कन्वर्ट की, और स्मॉल b को ले लेते हैं फिक्स रेट ऑफ ट्रांजेक्शन, समझ लो ब्रोकरेज के इतनी लगी, समझ की बात। देन द टोटल ट्रांजेक्शन कॉस्ट C1 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज B, मतलब जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट लगनी है मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में लिखा है Y डिवाइडेड बाय MT। Y उसकी टोटल इनकम होगी, MT वो पैसा हो गया जो कि टोटल वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स जो कैश में कन्वर्ट किया है। ठीक है, एज regards the interest rate, the bond holder loses interest when he converts bond into cash। जब बॉन्ड को बेचेगा और कैश में कन्वर्ट करेगा तो उसको रिटर्न्स थोड़ी ना मिलेंगे, बॉन्ड पे जो इंटरेस्ट है वो थोड़ा ना मिलेगा। लेट अस सपोज that the bonds of an equal value MT are converted into cash at regular intervals, say on the first of each month। हर एक मंथ की फर्स्ट तारीख को वो कुछ बॉन्ड्स बेच देता है और पैसे ले लेता है, उससे अपना खर्चा चलाता है। When he converts bonds into cash, he loses interest on an increasing cash balance which he acquires by selling his bonds। तो जैसे जैसे जो बॉन्ड्स हैं वो बेचता रहेगा, वैसे वैसे उसके पास कैश आता रहेगा, और जो बॉन्ड्स बेच दिए उस पर कोई रिटर्न तो मिलेगा नहीं। On an average he loses interest on half of his income, that is
वाई बाई टू। ऑन एन एवरेज वो अपनी इनकम का आधा जो उसे आना था इंटरेस्ट, उसको लूज कर देगा। द इंटरेस्ट कॉस्ट C2, जो C2 से हमने डिनोट किया है, मे बी अलजेब्रिकली एक्सप्रेस है C2 इज इक्वल्स टू आई, स्मॉल आई क्या हो गया, ये जो भी इंटरेस्ट है मल्टीप्लाई बाय वाई बाई टू, क्योंकि हाफ ऑफ द इंटरेस्ट तो उसका खत्म ही हो गया, समझ की बात, वेयर आई इज द इंटरेस्ट रेट। Thus, the total operational cost is composed of two components, that is C1 and C2. It means total cost किसके बराबर है, C1 and C2 के। तो जो C1 है उसका ये वाला फॉर्मूला था B इंटू वाई डिवाइडेड बाई MT, और जो C2 है उसका फॉर्मूला था I मल्टीप्लाई बाय वाई बाई टू, ठीक है। तो ये हमने इक्वेशन 1 ले ली। नाउ अ क्वेश्चन अराइजेस, हमारे आगे क्वेश्चन खड़ा होता है, हाउ डज द इंडिविजुअल कंबाइन हिज पोर्टफोलियो ऑफ कैश एंड बॉन्ड्स टू मिनिमाइज हिज कॉस्ट। वो किस तरीके से कैश और बॉन्ड्स को दोनों को मिक्स करके अपने पोर्टफोलियो में रखेगा ताकि वो अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज कर सके। To answer this question, the answer to this question can be found assuming a given rate of interest by taking the first derivative of equation 1. अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं इक्वेशन 1 का, तो हम इसमें मतलब अच्छे तरीके से इसको डिटर्मिन करके निकाल सकते हैं कि कितना आएगा विद रिस्पेक्ट टू MT। जो MT है उसके हिसाब से हमें विद रिस्पेक्ट टू MT इसके जो है डेरिवेटिव लेना है। सिंस द इक्वेशन इक्वल्स टू 0 एंड सॉल्विंग इट फॉर MT, अगर हम इसका डेरिवेटिव लें, डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू MT, it is equals to minus by2 divided by MT square plus I by 2 which is equal to 0। तो अगर ये इक्वल टू 0 है तो ये वाली साइड अगर हम इस साइड ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव में आ जाएगी, जो ये माइनस का साइन यहाँ पे लगाया है वो दूसरी साइड में जाके प्लस का हो जाएगा, समझ की बात। तो अगर हमने यहाँ आई की वैल्यू निकालनी है या MT की वैल्यू निकालनी है, हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर इधर आ गए। अब मैंने क्या किया, आई को यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे जाके डिवाइड कर दिया, यहाँ का जो स्क्वायर था लूँगा टेकिंग रूट बोथ साइड्स, तो यहाँ का स्क्वायर उठ जाएगा और यहाँ पे रूट आ जाएगा, समझ की बात। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ये इसका 1/2 क्योंकि रूट के अंदर है और ये नीचे है तो -1/2 हो गया, ठीक है। तो बेसिकली इक्वेशंस लिखनी है ताकि थोड़े पेज पूज भी भर जाए पेपर में, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। सिंस द एवरेज money holding equals MT by 2, the transaction demand for money can be obtained by dividing 2, तो by obtaining by 2, दैट इज़ अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दें तो किस तरीके से जो क्वेश्चन बनेगा, इस साइड को हमने 2 से डिवाइड कर दिया और इस साइड के नीचे भी 2 लिख दिया, इसको भी और इसको भी। तो उनका ये कहना था कि ऑन एन एवरेज हाफ ऑफ इनकम हम सेक्रीफाइस कर देंगे जो बॉन्ड से हमें मिलनी है। दिस डिमांड फॉर मनी फंक्शन सजेस्ट दैट, ये डिमांड फॉर मनी फंक्शन ये जो है ये वाला क्या सजेस्ट करता है, दैट द ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है क्योंकि आई आ गया, कॉस्ट ऑफ बॉन्ड ट्रांजेक्शन एंड द लेवल ऑफ इनकम। कॉस्ट ऑफ बॉन्ड ट्रांजेक्शन बी पे भी डिपेंड करता है और जो आपकी लेवल ऑफ इनकम है इस पे भी डिपेंड करता है हमारा टोटल डिमांड फॉर मनी फंक्शन। दैट ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी इज इनवर्सली रिलेटेड टू द स्क्वायर रूट ऑफ द इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट जो है आई, इसके इनवर्स इससे इन्वर्सली स्क्वायर रूट से रिलेटेड है। स्क्वायर रूट मतलब 1/2 और इन्वर्सली मतलब नीचे है तो इन्वर्स रिलेशन हो गया ना, तो उसी को इंग्लिश में लिखा हुआ है। एंड डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्क्वायर रूट ऑफ इनकम, तो ये जो इनकम का स्क्वायर रूट है इससे डायरेक्टली रिलेटेड है, ठीक है। द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स ऑफ बॉमल एंड टॉबिन फॉर्मुलेशन आर, फर्स्ट आ जाता है द ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी इज इंटरेस्ट इलास्टिक। वेरी इंपॉर्टेंट, केन्स कहता था ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी सिर्फ इनकम इलास्टिक है, इंटरेस्ट इलास्टिक नहीं है। वो कहते थे सिर्फ इनकम पे डिपेंड करता है, बॉमल टॉबिन कहते हैं नहीं, इंटरेस्ट रेट पे भी डिपेंड करता है। दिस कंक्लूजन refutes the Keynesian postulate that the transaction demand for money is interest inelastic। तो केन्स कहते थे इंटरेस्ट पे नहीं डिपेंड करता, ये कहते करता है भाई, ठीक है। सेकंड, द ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी राइजेज लेस देन proportionately to rise in income। इनकम के बढ़ने से ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी उतनी नहीं बढ़ेगी। अगर मेरी इनकम बढ़ गई तो ट्रांजैक्शन के लिए उस स्पीड से आप जो है ट्रांजैक्शन के लिए डिमांड नहीं करोगे पैसे की। दिस इम्प्लाइज दैट देयर आर इकोनॉमीज ऑफ स्केल इन द यूज ऑफ मनी। मनी के यूज में भी इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ जाते हैं। दिस कंक्लूजन रिफ्यूट्स द क्लासिकल एंड न्यू क्लासिकल क्लेम दैट ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी इज प्रोपोर्शनेटली रिलेटेड टू इनकम। तो जो पुरानी थ्योरीज थी जो ये कहती थी कि ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी और इनकम का प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप है, उसको भी ये जो थ्योरी है ये फेल कर देती है। तो द बेसिक थीम ऑफ द मॉडल इज टू प्रूव मैथमेटिकली दैट इंडिविजुअल्स ऑप्टिमाइज
cash and bonds, cash and bond asset portfolio, that is they minimize cost of their asset portfolios of cash and bond holdings. तो सिंपल वर्ड्स में थ्योरी कहती है कि भाई अगर हम जो हमारा जो ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी जो है डिपेंड करता है, और हम कैश और बॉन्ड्स का एक ऐसा कम्बिनेशन अपने पास रखेंगे ताकि हमारी जो कॉस्टिंग है वो कम हो. किस तरीके से, वो मैं डायग्राम से समझाता हूँ अभी. देयर model assumes that cash holding involves the loss of interest but bond holding involves cost of transaction. वो कहते थे अगर हमने सारा कैश रख दिया तो हमें इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, और अगर हमने सारे के सारे बॉन्ड्स रख दिए तो बॉन्ड को कन्वर्ट करेंगे तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगेगी. दाउ इट यील्ड सम इनकम, तो बॉन्ड्स में कुछ ना कुछ इनकम तो जनरेट होगी. गिवन द एक्सपेक्टेड इनकम फ्रॉम बॉन्ड्स द इंडिविजुअल्स मिनिमाइज देयर कॉस्ट ऑफ कैश होल्डिंग. तो अगर हमें ये सारी चीज़ें गिवन हो, एक्सपेक्टेड इनकम कितनी होगी बॉन्ड से, तो जो हम ये जो कॉस्टिंग है इसको मिनिमाइज कर सकते हैं. इट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. डायग्राम में नीचे बॉन्ड होल्डिंग्स है, इधर कैश है, और इन द गिवन फिगर C1 which is equals to B multiply by y by mt shows the cost of bond transactions over the period, say 1 year, एक साल के लिए. The line shows as bond holding increases the bond transaction increases. तो ये वाली जो लाइन है, जैसे जैसे बॉन्ड होल्डिंग बढ़ेगी वैसे वैसे जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो भी बढ़ेगी. This leads to increase in cost of selling to acquire cash फॉर ट्रांजेक्शन पर्पस. इसका मतलब जैसे जैसे वो ज़्यादा अपने पास बॉन्ड्स रखेगा और बॉन्ड्स को कन्वर्ट कराएगा कैश में, वैसे वैसे जो कन्वर्जन कॉस्ट है बॉन्ड्स को कैश में कन्वर्ट करने की, जो ब्रोकरेज वगैरह जो भी कॉस्टिंग है वो भी बढ़ती रहेगी. तभी ये अपवर्ड स्लोपिंग है. द कांस्टेंट स्लोप ऑफ द लाइन इम्प्लाइज अ फिक्स्ड कॉस्ट पर बॉन्ड ट्रांजेक्शन. तो पर बॉन्ड ट्रांजेक्शन फिक्स कॉस्ट रहेगी, इसलिए ये स्ट्रेट लाइन है. ठीक है. द कर्व C2 इज इक्वल्स टू I मल्टीप्लाई बाय y बाय 2, ये वाली कर्व ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है. ठीक है. विच इट शोज द ट्रेंड इन द लॉस ऑफ इंटरेस्ट ओवर द पीरियड. ओवर द पीरियड कितना लॉस ऑफ इंटरेस्ट हुआ ये कर्व वो दिखाती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ इंडिविजुअल होल्ड्स अ स्मॉल नंबर ऑफ बॉन्ड्स से ON, अगर ON कोई भी नंबर ऑफ क्वांटिटी है उनको होल्ड करता है, ही होल्ड्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैश बैलेंस. अगर वो कुछ स्मॉल नंबर ऑफ बॉन्ड्स उसके पास है तो वो सारा का सारा कैश रखता है अपने पास. एज अ रिजल्ट हिज लॉस ऑफ इंटरेस्ट इज हाई. तो अगर कम बॉन्ड्स रखेगा तो उसका जो इंटरेस्ट रिटर्न मिलना था बॉन्ड्स पे वो तो कम हो जाएगा. एज कैश होल्डिंग्स गोज ऑन डिमिनिशिंग द लॉस ऑफ इंटरेस्ट गोज ऑन डिमिनिशिंग. जैसे जैसे कैश होल्डिंग कम होगी वैसे वैसे बॉन्ड ज़्यादा रखेगा, वैसे वैसे जो लॉस है इंटरेस्ट का वो भी कम होता रहेगा. द कर्व marked C shows the total cost, that is it is the vertical summation of C1 and C2. तो ये बताया कि ये वाली जो कर्व है ये नीचे जा रही है C2, ये C1 इधर जा रही है. इन दोनों को वर्टिकली ऐड करें तो ये जो कर्व है वो C है. जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट करती है वहाँ पे कॉस्टिंग मिनिमम है. तो एक अच्छा जो इंडिविजुअल है वो OM यूनिट ऑफ बॉन्ड होल्डिंग और बाकी सारा कैश रखेगा ताकि उसकी जो कॉस्टिंग है वो कम से कम हो सके. ठीक है. द पॉइंट H ऑन द कर्व C शोज, ये जो पॉइंट H है ये शो करता है कि मिनिमम कॉस्टिंग है. वही वाली चीज़ इंग्लिश में लिख दी. कॉस्ट ऑफ कैश एंड बॉन्ड होल्डिंग, दैट इज द इंडिविजुअल कंबाइंस हिज कैश एंड बॉन्ड होल्डिंग्स इन सच प्रपोर्शंस दैट हिज कॉस्ट इज मिनिमाइज. तो उसकी कॉस्ट मिनिमाइज होगी जहाँ पे ये दोनों कर्व्स इंटरसेक्ट करती हैं. ठीक है. जहाँ पे ये दोनों कर्व्स इंटरसेक्ट करती हैं इस पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे उसकी जो कॉस्टिंग है मिनिमम होगी. इसके बाद फिर से कॉस्टिंग बढ़नी शुरू हो जाएगी. तो ओवरऑल ये थ्योरी क्या कहती है, जैसे केन्स ने कहा था कि भाई सिर्फ इनकम पे डिपेंड करती है हमारी ट्रांजैक्शन, ये कहता है इनकम पे भी डिपेंड करती है. इनकम पे तो डिपेंड करती है, साथ में इंटरेस्ट रेट पे भी डिपेंड करती है. फिर उन्होंने बीच में बॉन्ड होल्डिंग की बात घुसा दी कि अगर बॉन्ड होल्ड करते हो तो आपको रिटर्न तो मिलेगा, मगर जैसे जैसे कैश खत्म हो जाएगा तो बॉन्ड्स ही बेच के आप ट्रांजैक्शन के लिए पैसे निकालोगे, बॉन्ड्स को बेच के ट्रांजैक्शन के लिए पैसे निकालोगे तो ब्रोकरेज फी लगेगी. समझ की बात, इन्होंने ये चीज़ें कही हैं. तो एक अच्छा जो इंडिविजुअल है वो दोनों की कॉस्टिंग मिनिमाइज करना चाहेगा. ठीक है. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है फ्रीडमैन्स रीस्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी. तो डिमांड फॉर मनी की थ्योरी में ये जो फ्रीडमैन है उनका भी कंट्रीब्यूशन है, उसको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. ये टॉपिक बेसिकली मनी एंड बैंकिंग और माइक्रो इकोनॉमिक्स दोनों में आ जाता है और डिमांड फॉर मनी के बाकी सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. जिस हिसाब से आपने पेपर में लिखना है मैंने उसी हिसाब से अटेम्प्ट किया है और विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो शुरू करते हैं. और चलिए अब शुरू ही करते हैं. ठीक है. फॉलोइंग
द पब्लिकेशन ऑफ केन्स जनरल थ्योरी इन 1936, इकोनॉमिस्ट डिस्कार्डेड क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। जैसे ही केन्स ने अपनी थ्योरी दी वैसे ही जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जो चल रही थी क्लासिकल्स की, उन्होंने उसको डिस्कार्ड कर दिया गया, ठीक है, क्योंकि वो इंफीरियर थ्योरी होगी। बट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो द क्वांटिटी थ्योरी continued to be a central and vigorous part of the oral tradition throughout 1930s and 40s। मगर शिकागो स्कूल में, शिकागो यूनिवर्सिटी में जो इकोनॉमिक्स का जो स्कूल था उसमें ये थ्योरी लगातार चलती रही, ठीक है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखना भी ज़रूरी है अगर टीचर पे इंप्रेशन डालना है तो। एट शिकागो जो मिल्टन फ्रीडमैन थे, हेनरी साइमंस, लॉयड मिंट्स जो भी इनकी प्रोनाउंसिएशन है, फ्रैंक नाइट एंड जैकब वाइनर taught and developed a more subtle and relevant version of quantity theory of money in its theoretical form, that is, in which the quantity theory was connected and integrated with the general price level। उन्होंने ये जो इकोनॉमिस्ट हैं शिकागो स्कूल के, शिकागो यूनिवर्सिटी के अंदर जो इकोनॉमिक स्कूल है, जैसे कि मिल्टन फ्रीडमैन, उनका नाम सबसे ऊपर आता है, तो उन्होंने ये बार बार क्वांटिटी थ्योरी के वर्जन्स को पढ़ा के उसको और ज़्यादा डेवलप कर दिया और उसको इंटीग्रेट कर दिया जनरल प्राइस के साथ। किस तरीके से, वही ये वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। द फॉरमोस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द शिकागो वर्जन ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी हु लेड टू द सो कॉल्ड मॉनेटरिस्ट रेवोल्यूशन इज प्रोफेसर फ्रीडमैन। तो बेसिकली ये जो फ्रीडमैन है उन्होंने शिकागो वर्जन लेके आए और शिकागो वर्जन बेसिकली फ्रीडमैन का वर्जन ही माना जाता है, ठीक है। तो फ्रीडमैन की थ्योरी आ गई या शिकागो वर्जन ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी आ गई, तो एक ही बात है, आप लोगों को एक ही क्वेश्चन का यही आंसर लिखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ही In his essay, The Quantity Theory of Money, a restatement published in 1956, set down a particular model of quantity theory of money। उन्होंने जो अपना ऐसे लिखा क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी a restatement के अंदर, उन्होंने 1956 में जो पब्लिश किया था, तो उसके अंदर उन्होंने अपना वर्जन दिया क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का। वो क्या है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। हेडिंग बनानी है आपने, एक्सप्लेनेशन। इन हिज रीफॉर्मुलेशन ऑफ क्वांटिटी थ्योरी, फ्रीडमैन asserts that the quantity theory is in the first इंस्टांस अ थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी। उन्होंने कहा था जो क्वांटिटी थ्योरी है वो कोई मनी सप्लाई की थ्योरी नहीं है, वो डिमांड फॉर मनी की थ्योरी है, ठीक है। इट इज़ नॉट अ थ्योरी ऑफ आउटपुट और मनी इनकम और ऑफ द प्राइस लेवल। ये कोई किसी और की थ्योरी नहीं है कि प्राइस लेवल की थ्योरी है या मनी इनकम की थ्योरी, आउटपुट की थ्योरी है, ये डिमांड फॉर मनी की थ्योरी है। द डिमांड फॉर मनी ऑन द पार्ट ऑफ ultimate wealth holders is formally identical with that of the demand for consumer service। तो उन्होंने कहा था जो भी डिमांड फॉर मनी है, अल्टीमेट वेल्थ होल्डर्स जो पैसा होल्ड करते हैं उनके पास जो डिमांड फॉर मनी है उसको हम डिमांड फॉर कंजम्पशन सर्विस ही कहेंगे, क्योंकि वो डिमांड क्यों करते हैं पैसे की, कुछ ना कुछ कंज्यूम ही करना है। ही रिगार्ड्स द अमाउंट ऑफ रियल कैश बैलेंस, जिसको m डिवाइडेड बाई p कहा है उन्होंने, एज द कमोडिटी विच इज डिमांडेड बिकॉज इट यील्ड सर्विसेज टू द पर्सनस हु होल्ड इट। वो कहते थे मनी की डिमांड क्यों होती है, मनी की डिमांड इसलिए होती है क्योंकि मनी एक ऐसी सर्विस प्रोवाइड करता है कि जिसके पास पैसा होगा वो कुछ भी खरीद पाएगा, अपनी मर्जी से कंजम्पशन या फिर कुछ भी कर पाएगा। समझ की बात। दस मनी इज एन एसेट और कैपिटल गुड। तो इस वजह से मनी एक एसेट है या कैपिटल गुड है। कैपिटल गुड क्यों, कि उससे कमाई भी हो सकती है। हेंस द डिमांड फॉर मनी फॉर्म्स पार्ट ऑफ कैपिटल और वेल्थ थ्योरी। तो जो डिमांड फॉर मनी है ये हमारा कैपिटल भी है, पूंजी भी है, और ये वेल्थ थ्योरी का भी एक पार्ट है। फॉर अल्टीमेट वेल्थ होल्डर्स द डिमांड फॉर मनी इन रियल टर्म्स मे बी एक्सपेक्टेड टू बी द फंक्शन प्राइमरीली ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स। तो उन्होंने कहा था जो डिमांड फॉर मनी है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, किन किन चीज़ों का फंक्शन है, वो हम फॉलोइंग पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टोटल वेल्थ, वेरी इंपॉर्टेंट। द टोटल वेल्थ इज द एनालॉग ऑफ द बजट कंस्ट्रेंट। टोटल वेल्थ जो है मेन चीज़ हमें दिखाता है कि जो भी हमारा बजट कंस्ट्रेंट है उसमें टोटल वेल्थ काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट इज़ द टोटल दैट मस्ट बी डिवाइडेड अमंग द वेरियस फॉर्म्स ऑफ एसेट्स। जो भी आपका टोटल है उसी को ही तो आप डिवाइड करोगे, इतना शेयर में रखूंगा, इतना कैश में रखूंगा, इतना फलाने में, इतना फलाने में, इतना सोने में, इतना चांदी में, समझ की बात, इतना ज़मीन में। तो टोटल का ही तो डिवाइड करना है ना। इन प्रैक्टिस एस्टिमेट्स ऑफ द टोटल वेल्थ आर सेल्डम अवेलेबल। किसी को भी पूछने जाओगे आपकी टोटल वेल्थ कितनी है या पूरे उसकी वेल्थ कितनी है, वो कौन बताता है। इंस्टेड इनकम में सर्व एज एन इंडेक्स ऑफ द वेल्थ। तो हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी इनकम कितनी है। इनकम के हिसाब से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इतने सालों तक इसने इतना काम किया तो इतने पैसे हो गए। दस अकॉर्डिंग टू फ्रीडमैन इनकम इज सरोगेट ऑफ वेल्थ। इनकम जो है हम
सब्स्टिट्यूट करके यूज़ कर सकते हैं वेल्थ की जगह, क्योंकि वेल्थ तो कोई बताएगा नहीं उसके कितने उसकी धन दौलत है, समझ गई बात। सेकंड पॉइंट आ जाता है डिवीजन ऑफ वेल्थ बिटवीन ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन वेल्थ। तो उन्होंने क्या कहा कि ओवरऑल डिमांड फॉर मनी इस पे भी डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से डिवाइड करते हो ह्यूमन वेल्थ में अपनी वेल्थ को, टोटल वेल्थ को, ह्यूमन वेल्थ में और नॉन ह्यूमन वेल्थ में। द मेजर सोर्स ऑफ वेल्थ इज द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग विच इज़ ह्यूमन वेल्थ। सबसे जो मेजर सोर्स है वेल्थ का वो क्या है, आपके स्किल्स, आप किस हिसाब से अपने स्किल्स को लगा के पैसा कमाते हो, तो उसको उन्होंने ह्यूमन वेल्थ कहा हुआ है। बट द कन्वर्जन ऑफ ह्यूमन वेल्थ इनटू नॉन ह्यूमन वेल्थ और द रिवर्स इज सब्जेक्ट टू इंस्टीट्यूशनल कॉन्स्ट्रेंट्स। आप ह्यूमन वेल्थ से अपनी स्किल से पैसा कमा सकते हो और उस पैसे से कैसे स्किल्स हासिल कर सकते हो वाइस वर्सा, ये इंस्टीट्यूशनल कंस्ट्रेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। ये जो इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं इकोनॉमी में उनके ऊपर डिपेंड करता है। दिस कैन बी डन बाय यूजिंग करंट अर्निंग्स टू परचेज नॉन ह्यूमन वेल्थ और बाय यूजिंग नॉन ह्यूमन वेल्थ टू फाइनेंस द एक्विजिशन ऑफ स्किल्स। तो वही वाली बात जो मैंने कही थी कि आप क्या कर सकते हो, ये कर सकते हो अपनी करंट अर्निंग्स को नॉन ह्यूमन वेल्थ से जो है करंट अर्निंग्स को खर्च करके नॉन ह्यूमन वेल्थ खरीद सकते हो, या फिर आप एक्विजिशन जो फाइनेंस है उसको खर्च के, पैसा को खर्च करके, वेल्थ को खर्च करके अपनी जो स्किल्स हैं उसको जो है इम्प्रूव कर सकते हो। दस द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ नॉन ह्यूमन वेल्थ इज एन एडिशनल इंपॉर्टेंट वेरिएबल। तो ह्यूमन वेल्थ तो है ही है, नॉन ह्यूमन वेल्थ भी है जो एक इंपॉर्टेंट वेरिएबल है डिमांड फॉर मनी का, ठीक है। फ्रीडमैन कॉल्स द रेशियो ऑफ नॉन ह्यूमन टू ह्यूमन वेल्थ और द रेशियो ऑफ वेल्थ टू इनकम एज W। उन्होंने इसको डिनोट किया था स्मॉल w से। तो बाद में जब इनका फंक्शन होगा तो हम बताएंगे कि टोटल फंक्शन क्या क्या कहता है, ठीक है। तो उसके बाद थर्ड जो इन्होंने बताया था वो था एक्सपेक्टेड रेट्स ऑफ रिटर्न ऑन मनी एंड अदर एसेट्स, कि मनी और अदर एसेट्स में कितना एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है। These rates of return are the counterparts of the prices of commodity and its substitutes and complements in the theory of consumer demand। तो कंज्यूमर डिमांड की थ्योरी जब भी हम पढ़ते हैं तो हम जो भी कमोडिटी के प्राइजेज हैं या फिर जो रेट ऑफ रिटर्न किससे मिलेगा, किससे कितना मिलेगा, उससे हमारी डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इस चीज़ की स्टडीज़ हम करते हैं, ठीक है। द नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न मे बी ज़ीरो as it generally is on currency or negative as it sometimes इज़ ऑन डिमांड डिपॉजिट्स। तो सिंपल वर्ड्स में कभी कभी आपने देखा है जो रेट ऑफ रिटर्न होता है जब भी आप कैश रखते हो तो वो कैश पे तो रिटर्न कोई है नहीं, तो ज़ीरो हो गया। और जो पैसे आप डिमांड डिपॉजिट्स में डालते हो तो कभी कभी करंट अकाउंट में, हमारे तो यहाँ इंडिया में जो सिस्टम है करंट अकाउंट में, इंडिया में तो ऐसे ही चलता है कि करंट अकाउंट पे आपको कुछ भी जो रिटर्न है वो नहीं मिलेगा, मगर कभी कभी ये देखा गया है कि कुछ कंट्रीज़ में नेगेटिव भी होता है, आपको अकाउंट को मेंटेन करने के लिए भी काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट टू नेट सर्विस चार्जेस और पॉजिटिव एज इट इज़ ऑन डिमांड डिपॉजिट्स ऑन विच इंटरेस्ट इज़ पेड, दैट इज़ टाइम डिपॉजिट्स। तो अगर दूसरी तरफ देखें तो जो टाइम डिपॉजिट्स हैं, FDs वगैरह हैं, उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा पैसा जो है मिल जाता है, रिटर्न्स काफ़ी अच्छे मिलते हैं। द नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न ऑन अदर एसेट्स कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। इसको हम 2 पार्ट्स में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आ जाता है फर्स्टली एनी करंटली पेड यील्ड or cost such as interest on bonds, dividend on equities and cost of storage of on physical assets। तो पहली जो कॉस्टिंग है उन्होंने बताई हुई है कि करंटली पेड यील्ड और कॉस्ट सच एज इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स। जब भी आप बॉन्ड्स होल्ड करते हैं तो उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है, इक्विटीज़ होल्ड करते हैं उस पर डिविडेंड्स मिलता है, और जब भी आप कुछ फिजिकल एसेट्स, सोना चांदी जो भी आपके पास फिजिकल एसेट्स हैं, जब भी वो आप क्या कहते हैं बैंक में लॉकर्स वगैरह में रखते हैं तो उसके लिए आपको कॉस्टिंग लगती है, ठीक है। सेकेंडली changes in the prices of these assets which becomes especially important under the conditions of inflation और deflation। तो दूसरी बात उन्होंने की है कि ये जो assets हैं इनके prices लगातार change होते रहते हैं, ठीक है, वो भी इसमें आ जाते हैं। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन और कुछ भी होगा तो प्राइसेस ऊपर नीचे तो होंगी, और जो भी प्राइसेस ऊपर नीचे होंगे उस हिसाब से भी आपका जो डिमांड फॉर मनी है वो असरदार रहेगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आ जाता है अदर वेरिएबल्स other than income may affect the utility attached to the service of money which determines liquidity proper, that is variables like taste and preferences of wealth holders, trading in existing capital goods by ultimate wealth holders etc etc। तो हर एक का अपना अपना टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो सकता है कि कौन कितना जो है बॉन्ड्स को होल्ड करेगा या इक्विटीज़ को होल्ड करेगा या म्यूचुअल फंड्स को होल्ड करेगा, किस चीज़ को होल्ड करेगा, या वो कैपिटल गुड्स को होल्ड करेगा, किस चीज़ को होल्ड करेगा। तो ये सारा अदर वेरिएबल्स में आ जाता है कि हर एक की यूटिलिटी किस हिसाब से है, ठीक है। दीज वेरिएबल्स ऑल्सो डिटर्मिन द डिमांड
फंक्शन फॉर मनी अलॉन्ग विद द अदर फॉर्म्स ऑफ वेल्थ। तो ये कहता है अदर फॉर्म्स ऑफ वेल्थ के हिसाब से जो डिमांड फॉर मनी फंक्शन है वो इन चीज़ों के ऊपर भी डिपेंड करता है। सच वेरिएबल्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल यू बाय फ्रीडमैन। फ्रीडमैन ने इनको स्मॉल यू से डिनोट किया था अपने डिमांड फॉर मनी फंक्शन में। ब्रॉडली टोटल वेल्थ इंक्लूड्स ऑल सोर्सेज ऑफ इनकम और कंज्यूमेबल सर्विसेज। तो ब्रॉडली उन्होंने ये कहा कि जो टोटल वेल्थ है उसमें जितने भी सोर्सेज ऑफ इनकम है वो आ जाते हैं, या फिर जो कंज्यूमेबल सर्विसेज हैं वो आ जाती हैं। इट इज़ कैपिटलाइज्ड इनकम, उन्होंने इनको कहा है कि ये सारी की सारी कैपिटलाइज्ड इनकम है। बाय इनकम फ्रीडमैन मीन्स परमानेंट इनकम। आपको याद होगा कंजम्पशन की थ्योरीज में परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस जो है वो फ्रीडमैन ने दिए थे, विच इज़ द एवरेज ऑफ द एक्सपेक्टेड यील्ड ऑन वेल्थ ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। तो अगर एक लाइफ टाइम की बात करें तो उसकी एक किसी भी बंदे की जो परमानेंट इनकम है वो जितनी भी इनकम्स हैं उसकी एवरेज जो होती है उसको माना जाता है, ठीक है। तो परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस भी मैंने ऑलरेडी अपलोड किया, आप उसको जाके देख सकते हैं। तब उनके हिसाब से फॉर्म्स ऑफ वेल्थ क्या है। वेल्थ कैन बी हेल्ड इन 5 डिफरेंट फॉर्म्स, दैट इज मनी, बॉन्ड्स, इक्विटीज, फिजिकल गुड्स एंड ह्यूमन कैपिटल। वेरी इंपॉर्टेंट, ये 5 तरीके की जो वेल्थ है उन्होंने इसके ऊपर जोर दिया था। ईच फॉर्म ऑफ वेल्थ हैज़ अ यूनिक करेक्टरिस्टिक ऑफ इट्स ओन एंड अ डिफरेंट यील्ड। हर एक फॉर्म का जो करेक्टरिस्टिक है, जो फीचर्स हैं, जो खासियत है वो अलग अलग है, और हर एक के जो रिटर्न्स हैं वो अलग होंगे, ठीक है। तो इसको हम फॉलोइंग पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। जैसे मनी इज टेकन इन द ब्रॉडेस्ट सेंस टू इंक्लूड करेंसी। इन्होंने कहा था मनी में क्या आ जाता है, करेंसी, डिमांड डिपॉजिट्स आ जाते हैं, एंड टाइम डिपॉजिट्स विच यील्ड इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स। तो जो भी आपके जो डिपॉजिट्स हैं बैंकों में उससे जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। दस मनी इज़ अ लग्जरी गुड। उन्होंने ये कहा है अपने डिमांड फॉर मनी फंक्शन में कि मनी एक लग्जरी गुड है और स्टेबल भी है। जो डिमांड फॉर मनी फंक्शन है वो स्टेबल फंक्शन भी है। इट ऑल्सो यील्ड्स रियल रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ कन्वीनियंस, सिक्योरिटी एट्सेट्रा टू होल्डर विच इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ जनरल प्राइस लेवल। तो जब भी आप मनी को होल्ड करते हो, अगर बैंक बुक में डालते हो, तो उन्होंने कहा है कि मनी यील्ड करता है रियल रिटर्न को जब भी वो आपको कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है कि आप कन्वीनियंट हो, जो मर्जी कर सकते हो, और आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है टू द होल्डर विच इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ जनरल प्राइस लेवल। तो जितनी भी वो सिक्योरिटी आपको मनी प्रोवाइड करता है और कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है वो सारी की सारी कहीं ना कहीं जनरल प्राइस लेवल की टर्म्स में मेजर की जाती हैं। कि आप जब मर्जी खरीद लो, आपका मन कर रहा है कार खरीद लो, आपका मन कर रहा है मैगी खरीद लो, आपका मन कर रहा है कुछ भी खरीद लो, समझ की बात। तो मनी को इस तरीके से दिखाया हुआ है फ्रीडमैन ने। सेकेंड, बॉन्ड्स आर डिफाइंड एज क्लेम टू अ टाइम स्ट्रीम ऑफ पेमेंट्स दैट आर फिक्स्ड इन नॉमिनल यूनिट्स। बॉन्ड्स आप खरीदते हो क्योंकि आपको फिक्स रिटर्न चाहिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इक्विटीज आर डिफाइंड एज अ क्लेम टू अ टाइम स्ट्रीम ऑफ पेमेंट्स दैट आर फिक्स्ड इन रियल यूनिट्स। इक्विटीज की क्वांटिटी फिक्स रहेगी, डिविडेंड मिलता रहेगा, कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, तो थोड़ा अनसर्टेन रहेगा। नेक्स्ट, फिजिकल गुड्स और नॉन ह्यूमन गुड्स आर इन्वेंट्रीज ऑफ प्रोड्यूसर और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। तो जो भी आपके पास स्टॉक्स पड़े हैं या इन्वेंट्रीज पड़ी हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की या प्रोड्यूसर ड्यूरेबल्स की, उसको फ्रीडमैन ने फिजिकल गुड्स या नॉन ह्यूमन गुड्स कहा गया है। एंड फिफ्थ, ह्यूमन कैपिटल इज द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग की जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो ह्यूमन कैपिटल है, बेसिकली ह्यूमन स्किल्स की बात हो रही है, ठीक है। दस ईच form of wealth has a unique characteristic of its own and a different yield, either explicitly in the form of interest, dividends, labor income, etc., or implicitly in the form of services of money measured in terms of P and inventories, etc., etc. तो इसमें ये कहना चाहते हैं कि जितने भी फॉर्म्स ऑफ वेल्थ, 5 फॉर्म्स ऑफ वेल्थ हैं, हर एक का अपना अपना प्राइस रहेगा, अपने अपने रिटर्न्स रहेंगे, हर एक का अपना अपना, किसी का ज़्यादा रिटर्न हो सकता है, किसी का कम हो सकता है, किसी में इंटरेस्ट मिल रहा है, किसी में डिविडेंड मिल रहा है, किसी में लेबर इनकम मिल रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पी से मेजर हो रही हैं, समझ की बात, कहीं ना कहीं प्राइस से रिलेटेड है। दस द प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ दीज expected income flows from the 5 forms of wealth constitutes a current value of wealth which can be expressed as। तो इन जो 5 स्ट्रीम्स है आपकी, उससे जितना भी पैसा आप कमाते हो उसको हम इस हिसाब से लिख सकते हैं। W क्या है, current value of total wealth. It is equals to small y divided by r. Small y is the total flow of expected income from 5 forms of wealth. जो भी आपको 5 forms of wealth जो मैंने ऊपर डिस्कस की उससे जितनी भी इनकम आ रही है, and r is the interest rate. तो r क्या है, इंटरेस्ट रेट। तो टोटल जो करंट वैल्यू ऑफ टोटल वेल्थ है आपकी, उसका ये फॉर्मूला बन जाता है। दिस इक्वेशन शोज दैट वेल्थ इज कैपिटलाइज्ड इनकम। वेल्थ एक कैपिटलाइज्ड इनकम है, इससे पता लग रहा है क्योंकि हमें 5 फॉर्म से आ रही है। फ्रीडमैन
In his latest empirical study monetary trend in the United States and United Kingdom 1982 में उन्होंने बताया gives the following demand function for money for an individual wealth holder with slightly different notations from his original study of 1956. उसके बाद जो 82 के अंदर उन्होंने जो दिया वो डिमांड फॉर मनी को हल्का सा चेंज कर दिया. उन्होंने फॉर्मूला बताया डिमांड फॉर मनी फंक्शन का m डिवाइडेड बाय p. m क्या है? m इज द टोटल स्टॉक ऑफ मनी डिमांडेड. p क्या है? p इज द प्राइस लेवल. इट इज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल y. स्मॉल y इज द रियल इनकम. जो है रियल इनकम क्या होती है? परचेसिंग पावर. w इज द फ्रैक्शन ऑफ वेल्थ इन नॉन ह्यूमन फॉर्म. आप अपनी टोटल वेल्थ का कितना परसेंट नॉन ह्यूमन फॉर्म में रखते हैं वो W है. RM इज द एक्सपेक्टेड नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न ऑन मनी. तो जो रेट ऑफ रिटर्न ऑन मनी होता है उसको उन्होंने RM ले लिया. RB जो है बॉन्ड का रिटर्न हो गया, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन बॉन्ड्स इंक्लूडिंग एक्सपेक्टेड चेंजेस इन प्राइस. बॉन्ड के प्राइसेस जो ऊपर नीचे हो रहे हैं. RE क्या है? एक्सपेक्टेड नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटीज़ जिसमें डिविडेंड्स वगैरह भी हो जाते हैं और उसके प्राइस का भी ऊपर नीचे होना. GP लिया है उन्हें. GP इज इक्वल्स टू 1 ओवर प्राइस मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ प्राइस विद रिस्पेक्ट टू T इज द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ चेंजेस इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड हेंस द एक्सपेक्टेड नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न ऑन फिजिकल एसेट्स. तो बेसिकली जो फिजिकल एसेट्स पे जितना भी रिटर्न है वो. एंड स्मॉल यू क्या था? वो टेस्ट एंड प्रेफरेंस वाला. स्मॉल यू स्टैंड्स फॉर वेरिएबल्स अदर देन इनकम दैट मे अफेक्ट द यूटिलिटी अटैच्ड टू द सर्विस ऑफ मनी. तो बेसिकली इसमें टेस्ट एंड प्रेफरेंस वाला पॉइंट जो ऊपर मैंने बताया था वो सारे वेरिएबल्स जो इनकम से रिलेटेड है जो आपकी यूटिलिटी को कहीं ना कहीं असर डालते हैं. तो ये डिमांड फॉर मनी फंक्शन है पूरा का पूरा और ये एक स्टेबल फंक्शन है जैसा कि फ्रीडमैन का कहना था. द डिमांड फंक्शन फॉर बिजनेस इज रफली सिमिलर ऑल्दो the division of total wealth and human wealth is not very useful since a firm can buy and sell in the marketplace and hire its human wealth at will. तो इसमें ये बताया कि जो डिमांड फंक्शन है बिजनेस फर्म का ऑलमोस्ट सेम है बट थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस है क्योंकि जो स्किल्स हैं वो तो वो मार्केट से खरीदते हैं ना. बंदे मार्केट से खरीदते हैं स्किलफुल बंदे तो उनको नौकरी देते हैं. बट द अदर फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट. बाकी सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है और सेम है. द एग्रीगेट डिमांड फंक्शन फॉर मनी is the summation of the individual's demand function with M and Y referring to the per capita money holdings and per capita real income respectively, and W is the fraction of the aggregate वेल्थ इन नॉन ह्यूमन फॉर्म. तो अगर हम एग्रीगेट डिमांड फंक्शन की बात करें तो इन सबको टोटल करके बन जाएगा जो इंडिविजुअल का है और जो बिजनेस फर्म्स का है वो सारी चीज़ें टोटल करके बन जाएंगी. ये लाइन ये कहती है द डिमांड फंक्शन फॉर मनी लीड्स टू कंक्लूजन दैट अ राइज इन द एक्सपेक्टेड यील्ड्स ऑन डिफरेंट एसेट्स दैट इज RB, RE एंड GP रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ मनी डिमांडेड बाय वेल्थ होल्डर. अगर आपको ये ज़्यादा रिटर्न दे रहे हैं इक्विटीज़ बॉन्ड्स एंड एटसेट्रा तो आप वेल्थ की डिमांड कम करोगे. एंड दैट एन इंक्रीज इन द वेल्थ रेजेज द डिमांड फॉर मनी. जैसे जैसे आपकी वेल्थ बढ़ेगी आपका डिमांड फॉर मनी भी बढ़ता रहेगा. द इनकम टू विच कैश बैलेंसेज जो कि M डिवाइडेड बाई P है आर एडजस्टेड इज द expected long term level of income rather than current income being received. तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी समझाया था जो मैंने परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस कराई थी कि ये लॉन्ग टर्म पे ज़्यादा निर्भर करता है बजाय इसके कि शॉर्ट टर्म. ठीक है, तो वो ये कहना चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म लेवल ऑफ इनकम पे ज़्यादा डिपेंडेंस रहेगी रेदर देन जो करंट इनकम है जो आप रिसीव कर रहे हो. एम्पिरिकल एविडेंस सजेस्ट दैट इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मनी इज ग्रेटर देन यूनिटी. तो इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन यूनिटी है विच मीन्स दैट इनकम वेलोसिटी इज फॉलिंग ओवर लॉन्ग रन. लॉन्ग रन में आपकी इलास्टिसिटी 1 से ज़्यादा है. इसका मतलब लॉन्ग रन में आपकी जो वेलोसिटी ऑफ मनी है वो गिर जाती है, कम हो जाती है. ठीक है, फॉल होती रहती है लगातार. दिस मीन्स दैट द लॉन्ग टर्म डिमांड फॉर मनी फंक्शन इज स्टेबल एंड इज रिलेटिवली इंटरेस्ट इन इलास्टिक जो कि हमने फिगर में दिखाया. तो लॉन्ग टर्म में ये हल्का सा इन इलास्टिक टाइप बना दिया. ठीक है, प्रॉपर ऐसे सीधी लाइन नहीं बनानी, जैसा फ्रीडमैन ने कहा है वैसे ही करना है ना, हमने उसी टाइप का डायग्राम बनाना है. वेयर MD is the demand for money curve. ये MD demand for money curve है. If there is change in the interest rate, the long run demand for money function is negligible. तो long run में अगर इंटरेस्ट में हल्का सा चेंज भी आ जाता है तो ये कितना बढ़ रहा है आप खुद सोचो. नेग्लिजिबल कितना बढ़ रहा है. अगर मैं चेंज करूँ इतना तो लॉन्ग रन में जो इंक्रीज आ रहा है उसमें नेग्लिजिबल सा चेंज है, इतना ज़्यादा चेंज नहीं है. वही चीज़ ये चीज़ दिखाना चाहती है. ठीक है, तो अब
फ्रीडमैन्स रीस्टेटमेंट ऑफ इन फ्रीडमैन्स इन मैं भूल गया बोलना इन फ्रीडमैन्स रीस्टेटमेंट थ्योरी ऑफ मनी द सप्लाई ऑफ मनी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिमांड फॉर मनी। सप्लाई ऑफ मनी और डिमांड फॉर मनी का कोई रिलेशन नहीं बताया। द सप्लाई ऑफ मनी इज अनस्टेबल ड्यू टू द एक्शंस ऑफ मॉनेटरी अथॉरिटीज़। जो सेंट्रल बैंक है, मॉनेटरी अथॉरिटीज़ है, गवर्नमेंट है, उनके काम करने की वजह से जो सप्लाई ऑफ मनी है वो अनस्टेबल फंक्शन हो जाता है। ऑन द अदर हैंड डिमांड फॉर मनी फंक्शन इज स्टेबल। जैसा कि मैंने बोला था कि जो डिमांड फॉर मनी फंक्शन है उसको ये पूरी थ्योरी में स्टेबल कहते हैं, सप्लाई को अनस्टेबल कहते हैं, सप्लाई ऑफ मनी फंक्शन को। इट मीन्स दैट money which people want to hold in cash or bank deposits is related in a fixed way to their परमानेंट इनकम। तो वो सारा का सारा ये कहते हैं कि जो उनके पास कैश है, बैंक डिपॉजिट कुछ भी है, ये सारी की सारी चीज़ें कि वो कितना होल्ड करते हैं ये डिपेंड करता है परमानेंट इनकम पे। इफ़ द सेंट्रल बैंक इंक्रीजेज द सप्लाई ऑफ मनी बाय परचेजिंग सिक्योरिटीज़, पीपल हु सेल सिक्योरिटीज़ विल फाइंड देयर होल्डिंग्स ऑफ मनी हैव इंक्रीज्ड इन रिलेशन टू देयर परमानेंट इनकम। तो अब अगर उनके हिसाब से चलें तो सेंट्रल बैंक जैसे जैसे सप्लाई ऑफ मनी बढ़ाएगा तो वो क्या करेंगे, वो उनकी होल्डिंग्स भी बढ़ती जाएंगी क्योंकि उनकी ओवरऑल परमानेंट इनकम भी बढ़ेगी। दे विल देयरफॉर स्पेंड देयर एक्सेस होल्डिंग्स ऑफ मनी पार्टली ऑन एसेट्स एंड पार्टली ऑन कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज। तो जैसे जैसे सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज होगी वो गुड्स भी खरीद लेंगे ज़्यादा, सर्विसेज भी ज़्यादा खरीद लेंगे और उनके पास एसेट्स भी बढ़ जाएंगे। दिस स्पेंडिंग विल रिड्यूस देयर मनी बैलेंसेज एंड एट द सेम टाइम रेज द नॉमिनल इनकम। बेसिकली अगर ज़्यादा पैसा आ गया तो उनकी जो मनी की बैलेंसेज हैं वो कम हो जाएंगे, मतलब रियल वैल्यू ऑफ मनी गिर जाएगी, प्राइजेस वगैरह बढ़ जाएंगे। ऑन द कॉन्ट्रेरी अ रिडक्शन इन द मनी सप्लाई बाय सेलिंग सिक्योरिटीज़ ऑन द पार्ट ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या करता है, मनी की सप्लाई को रिड्यूस करने के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशंस में अपनी सिक्योरिटीज़ या बॉन्ड्स बेचेगा, ठीक है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स बेचेगा। द होल्डिंग्स ऑफ मनी ऑफ द बायर ऑफ द सिक्योरिटीज़ इन रिलेशन टू देयर परमानेंट इनकम कम हो जाएगी। तो लोगों से या फिर इंस्टीट्यूशन से बेच के जब भी वो पैसे लेगा तो लिक्विडिटी तो कम हो जाएगी ना मार्केट में। दे विल देयरफॉर रेज देयर मनी होल्डिंग्स partly by selling their assets and partly by reducing their consumption expenditure on the goods and services। तो वो कम खाएंगे, उससे उनका मनी का जो स्टॉक है वो बढ़ सकता है, या फिर वो अपने जो बॉन्ड्स वगैरह उनको सेल करेंगे मार्केट में, उससे भी उनका जो पैसे का जो स्टॉक है वो बढ़ सकता है, ठीक है, पैसे की जो होल्डिंग्स है वो बढ़ सकती है। दिस विल ट्रेंड टू रिड्यूस नॉमिनल इनकम। इसकी वजह से नॉमिनल इनकम कम हो जाएगी। दस ऑन बोथ साइड्स द डिमांड फॉर मनी रिमेन स्टेबल। तो दोनों तरीके से देखें तो डिमांड फॉर मनी फंक्शन एक स्टेबल फंक्शन है। अकॉर्डिंग टू फ्रीडमैन अ चेंज इन सप्लाई ऑफ मनी कॉजेज अ प्रपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस लेवल और इनकम और इन बोथ। तो उनका ये मानना था कि अगर मनी सप्लाई में चेंजेस आते हैं तो प्रोपोर्शनेट चेंज आता है प्राइस लेवल में या इनकम में या दोनों के दोनों में। गिवन द डिमांड फॉर मनी इट इज़ पॉसिबल to predict the effects of changes in the supply of money ऑन टोटल एक्सपेंडिचर एंड इनकम। अगर हमें पता हो कि डिमांड फॉर मनी फंक्शन ये है तो अगर हमें देखना हो कि प्राइस के चेंज होने से सप्लाई में मतलब किस तरीके से चेंज आता है, इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन सप्लाई ऑफ मनी ऑन टोटल एक्सपेंडिचर, खर्चे में क्या चेंज आएगा, तो हम अच्छे तरीके से ये निकाल सकते हैं। तो बेसिकली प्रिडिक्शन करना जो है वो सही होगा अगर मनी का जो डिमांड फंक्शन है वो स्टेबल चल रहा है, ठीक है। तो उसको डायग्राम से एक्सप्लेन किया। इफ़ द इकोनॉमी इज ऑपरेटिंग एट लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, an increase in the supply of money will raise the output and employment with a rise in total expenditure। तो इसमें बताया कि अगर इकॉनमी फुल एम्प्लॉयमेंट से कम पे काम कर रही है तो जैसे ही सप्लाई ऑफ मनी बढ़ाया जाएगा उसकी वजह से आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएंगे। बट दिस इज़ ओनली पॉसिबल इन द शॉर्ट रन, मगर ये शॉर्ट रन में ही पॉसिबल होगा। ये मनी की डिमांड है, ये सप्लाई होगी, एक्स एक्सिस पे हमने डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी दे दिया, वाई एक्सिस पे हमने इनकम दे दिया। अब डायग्राम एक्सप्लेन करते हैं। फ्रीडमैन्स क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम वेयर इनकम जो कि y है इज शोन ऑन ओ वाई एक्सिस एंड द सप्लाई and demand for money is shown on x-axis. MD is the demand for money curve which varies with income। इनकम के चेंज होने से, इनकम के बढ़ने से, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे वो बढ़ रही है ना, ठीक है। प्रोपोर्शनेट रिलेशन दिखाया हुआ है। MS is the money supply curve which is perfectly inelastic टू द चेंजेस इन इनकम। तो ये जो ये वाली कर्व है ये सप्लाई कर्व्स हैं, वो इनइलास्टिक दिखाई हुई हैं। इनइलास्टिक मतलब कि इनकम के चेंज होने से इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। द टू कर्व्स इंटरसेक्ट एट ई एंड डिटर्मिन द इक्विलिब्रियम इनकम ओ वाई। तो ये जो डिमांड फॉर मनी है और ये जो सप्लाई ऑफ मनी है ये ई पॉइंट पर कट करती है और इनकम हमारा आ गया ओ वाई, ठीक है। उसके आगे इफ़ द मनी सप्लाई राइजेज द एम एस कर्व, ये जो एम एस कर्व है, मैंने यहाँ एम एस नहीं लिखा, मैं यहाँ एम एस लिख देता हूँ, मनी सप्लाई कर्व। एम एस
यहाँ पे MS1, ठीक है, डायग्राम बनाते बनाते दिमाग से निकल गया होगा। तो शिफ्ट टू द राइट टू M1S1, तो मैं यहाँ M1S1 लिख देता हूँ। तो ये जो मनी सप्लाई कर्व है ये M1S1 पे जो है इंटरसेक्ट करती है। अगर मनी सप्लाई बढ़ के यहाँ से यहाँ चलेगी, अब नया इक्विलिब्रियम इवन हो गया तो इनकम भी बढ़ गया। तो सिंपल वर्ड्स में गिवन द डिमांड फंक्शन फॉर मनी, जो मैंने ऊपर बताया था, गिवन द डिमांड, अगर सप्लाई में चेंज आए तो इनकम, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट बढ़ जाता है, वो ये कहना चाहते हैं। एज अ रिजल्ट द मनी सप्लाई इज ग्रेटर देन द डिमांड फॉर मनी विच रेजेज द टोटल एक्सपेंडिचर। उसकी वजह से लोगों का खर्चा बढ़ जाएगा, तो नया इक्विलिब्रियम इवन पे आ जाएगा बिटवीन MD एंड M1S1 कर्व्स, और उसकी वजह से इनकम भी बढ़ जाएगी O/1। तो यही चीज़ जो है डायग्राम उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। Thus, Friedman presents the quantity theory as a theory of demand for money, and the demand for money is assumed to depend on asset prices or relative returns and wealth or income. Relative returns and wealth or income. तो simple words में वो ये कहते हैं क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, जो सप्लाई ऑफ मनी है उसकी थ्योरी नहीं है, डिमांड फॉर मनी की थ्योरी है, ठीक है। और वो डिमांड फॉर मनी एज्यूम करते हैं कि किस पे डिपेंड करता है, एसेट के प्राइसेस कितने या रिलेटिव रिटर्न्स कितने एसेट्स के, और वेल्थ और इनकम पे डिपेंड करता है। ही शोज हाउ अ थ्योरी ऑफ अ स्टेबल डिमांड फॉर मनी बिकम्स द थ्योरी ऑफ प्राइस एंड आउटपुट। तो उन्होंने प्राइस एंड आउटपुट के साथ लास्ट में लाके जो है अटैच कर दी अपनी डिमांड फॉर मनी की थ्योरी। अ डिस्क्रिपेंसी बिटवीन नॉमिनल क्वांटिटी ऑफ मनी डिमांडेड एंड द नॉमिनल क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाइड विल बी एविडेंट प्राइमरीली इन अटेम्प्टेड स्पेंडिंग। तो बेसिकली उन्होंने जो नॉमिनल डिमांड क्वांटिटी ऑफ जो नॉमिनल क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई एंड नॉमिनल क्वांटिटी ऑफ मनी डिमांड है उसको आ जाके जोड़ के इकट्ठे करके जो है स्पेंडिंग की फॉर्म में दिखा दिया। एज द डिमांड फॉर मनी चेंजेस इन रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन डिटर्मिनेंट्स, इट फॉलोज द सब्सटेंशियल चेंजेस इन प्राइजेस और नॉमिनल इनकम आर ऑलमोस्ट invariably the result of the changes in the nominal supply of money। तो सारा कुछ ला के उन्होंने जो डिमांड फॉर फंक्शन ऑफ मनी बताया था उस पर कंक्लूड कर दिया कि ये जो डिमांड फॉर मनी फंक्शन है ये इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, और इन सारी चीज़ों के चेंज होने से डिमांड फॉर मनी चेंज होता है। मगर जो डिमांड फॉर मनी फंक्शन है वो एक स्टेबल फंक्शन है, इतनी आसानी से चेंज नहीं होगा। डिमांड फॉर मनी अगर हमें पता हो और सप्लाई ऑफ मनी में अगर चेंजेस आते रहें तो हम इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट निकाल सकते हैं, उनका ये भी कहना था, ठीक है। तो उसके बाद इसकी क्रिटिसिज्म, क्योंकि हर एक थ्योरी की क्रिटिसिज्म तो आती है, ठीक है। मिल्टन फ्रीडमैन्स स्टेटमेंट ऑफ रीस्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी थ्योरी इज अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू मॉनेटरी इकोनॉमिक्स बट इट हैज़ फेस्ड वेरियस क्रिटिसिज्म। भाई थ्योरी तो अच्छी है मगर फिर भी बुराई तो होएगी ना, तो उसकी भी क्रिटिसिज्म है। सबसे पहला, एजम्पशन ऑफ स्टेबल डिमांड फॉर मनी फंक्शन। तो जो उन्होंने एज्यूम किया था जो डिमांड फॉर मनी फंक्शन है वो स्टेबल है, मगर असल ज़िंदगी में कई इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि वो स्टेबल नहीं है। फ्रीडमैन एज्यूम दैट द डिमांड फॉर मनी इज स्टेबल एंड प्रेडिक्टेबल। उनका ये कहना था प्रेडिक्ट भी कर सकते हो, स्टेबल है। क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट दिस अजम्पशन मे नॉट होल्ड इन रियलिटी। असल ज़िंदगी में स्टेबल नहीं है, स्पेशली इन द शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में स्टेबल तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। where factors like financial innovations या changes in payment technology या shifts in consumer behavior can lead to unpredictable changes in the money supply। तो इतनी financial innovations हो रहे हैं, mode of payments change हो रही हैं, technologies change हो रही हैं, तो उसकी वजह से demand for money function जो है unstable होगा rather than stable। Second, इसकी criticism आ जाती है neglect of short run dynamics। ये short run के जो dynamics हैं उसको ignore कर देता है और long run पे focus करती है theory। Friedman's focus on the long-run relation between the money supply and price level has been criticized for neglecting short-run dynamics। तो long run को जोर दिया और short run को ignore कर दिया। In short run, changes in money supply can affect आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। मैंने यहाँ आउट लिख दिया, मैं यहाँ लिखना था आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो शॉर्ट रन में भी आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट को जो है पूरी तरीके से असर दिया जा सकता है मनी सप्लाई के चेंज करने से, नॉट जस्ट प्राइजेस, ठीक है। तो शॉर्ट रन में मनी सप्लाई अगर चेंज होती है तो आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट भी चेंज हो जाएगा, सिर्फ प्राइजेस नहीं चेंज होंगे, जैसा कि इस थ्योरी का कहना था। इन शॉर्ट रन, नॉन न्यूट्रलिटी ऑफ मनी इज की एस्पेक्ट ऑफ कीन्स इकोनॉमिक्स दैट फ्रीडमैन्स थ्योरी टेंड्स टू डाउन प्ले। तो शॉर्ट रन में बेसिकली जो केन्स है वो सारी की सारी थ्योरी शॉर्ट रन की देता है, और केन्स का ये मानना था कि जो मनी है वो नॉन न्यूट्रल होता है इन शॉर्ट रन, बट ये जो क्लासिकल्स और ये जो नियो क्लासिकल्स हैं ये मान के चलते हैं कि मनी लॉन्ग रन में न्यूट्रल होता है और शॉर्ट रन में वो बात ही नहीं करते। समझ की बात। नेक्स्ट, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई शॉर्ट रन की स्टडी नहीं करेंगे, हम लॉन्ग रन की स्टडी करेंगे। नेक्स्ट, कॉजैलिटी इशूज़। While Friedman emphasized that
causal relationship of money supply to price levels, critics argue that causality can run both ways. वो कहते थे कि जो causality मतलब cause and effect relationship है from मनी से कहाँ पे जा रहा है, टू प्राइस, मतलब मनी सप्लाई के चेंज होने से प्राइस लेवल ऐसा हो जाएगा, प्रोपोर्शनेटली चेंज हो जाएगा. क्रिटिक्स कहते हैं ये तो बोथ वे हो सकता है. फॉर एग्जांपल, चेंजेस इन इकोनॉमिक एक्टिविटी कैन लीड टू चेंजेस इन मनी डिमांड. इकोनॉमिक एक्टिविटी चेंज होगी, मतलब जॉब्स वगैरह मिलेंगी, तो मनी की डिमांड एग्जाम्पल के तौर पर बढ़ेगी, विच इन टर्न इन्फ्लुएंस द मनी सप्लाई, उससे मनी सप्लाई बढ़ जाएगी. दिस जो उसने बाय डायरेक्शनल कॉजालिटी कॉम्प्लिकेट्स द सिंपल रिलेशनशिप गिवन बाय फ्रीडमैन. फ्रीडमैन ने वन साइडेड दिया था, और वैसे देखा जाए तो डबल साइडेड रिलेशन भी हो सकता है. समझ की बात. तो नेक्स्ट आ जाता है एम्पेरिकल वैलिडिटी. Some empirical studies have challenged the stability of velocity of money, which is a crucial component of this theory. ये थ्योरी मान के चलती है मनी की डिमांड स्टेबल है, जो पैसा जो घूम रहा है उसकी जो स्पीड है वो स्टेबल रहेगी, वेलोसिटी ऑफ मनी कांस्टेंट रहेगा, जो कि मतलब वैलिड रीज़न नहीं है. ठीक है, वैलिड चीज़ नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी तो चेंज होती रहती है, डिपेंड करती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे. इफ़ द वेलोसिटी ऑफ मनी इज़ नॉट स्टेबल, द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मनी सप्लाई एंड प्राइस लेवल ब्रेक्स डाउन. अगर वेलोसिटी ऑफ मनी स्टेबल नहीं है, तो जो इन्होंने डायरेक्ट रिलेशनशिप बता दिया मनी सप्लाई और प्राइस लेवल का, वो आसानी से ब्रेक डाउन कर सकता है. नेक्स्ट, पॉलिसी implications. Friedman's advocacy for a fixed money supply growth rule has been criticized for being too right. उन्होंने कुछ ज़्यादा ही राइट वर्ड बात कर दी, राइट साइड की बात कर दी काफ़ी, कि भाई अगर फिक्स्ड मनी सप्लाई रहेगी तो इस हिसाब से जो है डिमांड फॉर मनी फंक्शन ऐसा रहेगा, ये वैसा रहेगा. ऊपर भी मैंने जो डायग्राम बनाया वो इन इलास्टिक बनाया ना, ऐसे करके सप्लाई ऑफ मनी का. तो उन्होंने मतलब जो सप्लाई ऑफ मनी था उसको एक फिक्स्ड फैक्टर माना, और ये बताया कि जो सप्लाई ऑफ मनी है वो फलां चीज़ों से, गवर्नमेंट पॉलिसी से या सेंट्रल बैंक से चेंज होगा, मगर उसका जो इनकम से रिलेशन है वो एकदम फिक्स्ड बता दिया. ठीक है. क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट सच अ रूल मे नॉट be appropriate in the face of economic shocks and require flexible monetary responses. Monetary policy के जो responses हैं वो flexible होते हैं, तो हम short run में ये नहीं कह सकते कि ये भाई बिल्कुल ही inelastic रहेगी इनकम के हिसाब से. ठीक है. The financial crisis of 2007 and 8 for example highlighted the need for central banks to adapt their policies to changing economic conditions. तो 2007-8 में जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे उसमें ये सेंट्रल बैंक ने देखा कि उनको अडेप्ट करना पड़ेगा, जो भी पॉलिसीज़ हैं उनको सिचुएशंस के हिसाब से, इकोनॉमिक कंडीशंस के हिसाब से पॉलिसीज़ बनानी पड़ेगी, तभी जो है ये जो क्राइसिस है उससे निकला जा सकता है. नेक्स्ट, इन्फ्लेशन टारगेटिंग. Modern central banks often use inflation targeting rather than focusing solely on money supply. तो जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं वो कहते हैं कि सिर्फ मनी सप्लाई की थ्योरी करके ही हम इन्फ्लेशन के टारगेट को नहीं हासिल कर सके, और भी कई तरीके हैं. क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट Friedman's emphasis on controlling the money supply may not be as effective as directly targeting inflation, especially इन इकोनॉमीज़ विद वेल डेवलप्ड फाइनेंशियल मार्केट्स. तो उन्होंने ये कहा था कि जो फ्रीडमैन ने जो जोर लगाया है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का, वो इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा, वो डायरेक्टली इन्फ्लेशन को टारगेट नहीं कर सकता, स्पेशली उस जगह पे जहां ऑलरेडी फाइनेंशियल मार्केट्स काफ़ी डेवलप्ड हैं. नेक्स्ट, ग्लोबलाइजेशन एंड फाइनेंशियल मार्केट्स. फ्रीडमैन्स थ्योरी was developed in a context where economies were less interconnected. तो जहाँ ग्लोबलाइजेशन नहीं होगी वहाँ के लिए उन्होंने थ्योरी लिख दी उस टाइम पे. इन टुडेज ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, कैपिटल फ्लोज, एक्सचेंज रेट्स एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स play a significant role in determining the money demand and supply, which complicate the application of Friedman's theory. तो फ्रीडमैन की थ्योरी आजकल के टाइम पे जहाँ ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, पैसा एक कंट्री से दूसरी कंट्री फटाक से क्लिक करके पहुँच जाता है, वहाँ पे जो है उसकी एप्लीकेशन काफ़ी लिमिटेड रह जाती है. अब कंक्लूजन, डिस्पाइट दीज क्रिटिसिजम्स, फ्रीडमैन्स रीस्टेटमेंट रिमेन्स अ कॉर्नरस्टोन ऑफ मॉनेटरी थ्योरी. काफ़ी बुराइयाँ हुई हैं, फिर भी इसकी जो थ्योरी है काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है. इट हैज़ इन्फ्लुएंस सेंट्रल बैंकिंग प्रैक्टिसेस एंड अंडरस्कोर्ड द इम्पॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन थ्रू डिसिप्लिन मॉनेटरी पॉलिसी. उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सेंट्रल बैंकिंग की जो प्रैक्टिसेस हैं उनको इन्फ्लुएंस किया, और बताया कि भाई किस तरीके से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है और मॉनेटरी पॉलिसी किस हिसाब से बननी चाहिए. तभी उनकी सारी थ्योरीज़ को और उनको मॉनेटरिस्ट कहा जाता है. मॉनेटरिज्म को फैलाने वाले वही थे. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी.